एएआई ने छोटी सफलता की स्थिति का केवल आधा उपयोग किया है और ये पहले से ही लगभग वैसा ही है जैसा मैंने अतीत में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया था। ऐसा लगता है कि पवित्र शक्ति वास्तव में इसमें जुड़ गई है। अर्जुन देव ने अपने ऊपर के गड़गड़ाहट के बादलों को देखा और उदासीनता से कहा, चलो इसे फिर से आजमाते हैं। राज्य और चाल के विलय के बाद उत्पादित शक्ति देखेगी कि क्या कोई सुधार होता है। वो कोई स्वर्ग को तोड़ दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन देव ने अपनी स्थिति को छोटी पूर्णता के शिखर तक पहुंचाया। फिर उसने वुकुई कृपाण तकनीक की हत्या की चाल को अंजाम दिया। वुकुई स्वर्ग को तोड़ता है। अर्जुन देव के सिर के ऊपर प्राचीन दिव्य वुकुई वृक्ष तेजी से बढ़ रहा था। जब पेड़ की शाखाएं और पत्तियां फली फूली, फूल खिलने लगे और फल लगे, तो बिजली का एक झोंका तुरंत आकाश से उतरा। किसी कारण से इसने अर्जुन देव की आभा को और भी ऊंचा कर दिया। हो ची! ब्लेड प्रकाश के एक देदीप्यमान स्तंभ से जगमगा उठा। फिर ये जल्दी से लंबा हो गया। पलक झपकते ही भयानक कृपाण की रोशनी 2000 मीटर की दूरी तक फैल गई थी। कृपाण प्रकाश के अंत में एक पर्वत शिखर को आधा काट दिया गया था। अगले ही पल त्रिकोणीय पर्वत शिखर एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिर गया। अर्जुन देव ने कृपाण म्यान कर दी। फिर उसने जमीन से धक्का दिया और हवा में छलांग लगा दी। एक पल में वो उस चोटी पर पहुंच गया जो अभी अभी चपटी हुई थी। चिकनी दर्पण जैसी गैप को देखकर अर्जुन देव के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान उभर आई। हालांकि शक्ति में केवल 20% की वृद्धि हुई है, कृपाण प्रकाश का घनत्व 50% बढ़ गया है। अगर मैं मुरोंगचोंग के बिलाई वाले बादलों में आकाश फिर से प्रकट करने में भाग लूता तो मैं उसकी कृपाण की रोशनी को आसानी से तोड़ सकूंगा। अवधारणा संलयन आधिकारिक तौर पर सफल रहा। अर्जुन देव के मन में खुशी की लहर थी, लेकिन उन्हें बहुत गर्व नहीं था। बाद के दिनों में पवित्र शक्ति की अवधारणा के साथ खुद को स्थिर करने और परिचित करने के अलावा इसके अलावा अर्जुन देव को वुकुई कृपाण तकनीक का अभ्यास जारी रखना पड़ा। वास्तव में एक मार्शल तकनीक में महारत हासिल करने के लिए उन्हें पहले मार्शल तकनीक के मेरिडियन की परिसंचरण विधि से परिचित होना पड़ा। इसके बाद उन्हें अपने राज्य को कृपाण तकनीक के साथ मिलाना पड़ा। अंत में उसे कृपाण तकनीक की स्थिति को समझना पड़ा। केवल तीनों को मिलाकर ही कोई वास्तव में एक मार्शल तकनीक को उपभोग के चरम तक ले जा सकेगा, इसमें पूरी तरह से महारत हासिल कर सकेगा और इसकी पूरी शक्ति को बाहर ला सकेगा। अर्जुन देव पहले 2 चरण पहले ही पूरे कर चुके थे। अब उसके पास केवल अंतिम चरण की कमी थी। एक बार जब वो तीनों को एक में मिला देता है तो वुकुई कृपाण तकनीक समाप्ति तक पहुंच जाएगी। दिन बीत गए। अर्जुन देव ने अथक रूप से अपनी कड़वी साधना शुरू की। उन्होंने दिन के दौरान अपनी कृपाण तकनीकों का अभ्यास किया और रात में पर्पल थंडर डिवाइन इंटनेशन का अभ्यास किया, जिससे 5वीं परत तक पहुंचने की तैयारी की। अर्जुन देव ने बचे हुए समय का उपयोग ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्प्टिंग आर्ट को विकसित करने के लिए किया। ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्प्टिंग आर्ट पहले ही 4थी परत के शिखर तक पहुंच चुका था। वो पुनर्जन्म से सिर्फ एक परत दूर था। ड्रैगन टेंडन टाइगर बोन के दायरे में पहुंच गया। खेती की कठिनाइयों के अलावा सुस्त अकेलापन भी था। खेती के अलावा अभी भी खेती थी। पलक झपकते ही अर्जुन देव 2 महीने से इस सुनसान पर्वत में साधना कर रहे थे। हाँ, जोरदार चीख के साथ अर्जुन देव के शरीर की हड्डियां ऊपर से नीचे तक ऐसे चटकने लगीं जैसे बेंद तलते हुए हों। एक खिंची हुई आभा आकाश में उड़ गई, आकाश को भेद कर बादलों को बिखेर देती थी। अर्जुन देव ने रुककर उदासीनता से कहा, ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्प्टिंग आर्ट पहले ही 4थी परत की दहलीज में प्रवेश कर लिया है। मेरा अनुमान है कि मुझे छोटी पूर्णता तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस समय मुझे अपने दाहिने हाथ पर शेष सभी एक्यूपॉइंट्स खोलने में सक्षम होना चाहिए। 2 महीने का समय अर्जुन देव की कल्पना से कुछ अलग था। उनकी कृपाण तकनीक में सुधार नहीं हुआ, वे केवल अपनी नींव को मजबूत करने में सफल रहे। दूसरी ओर ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्प्टिंग आर्ट में बहुत तेजी से सुधार हुआ। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और महसूस किया कि वुकुई कृपाण तकनीक की स्थिति की समझ कुछ ऐसी नहीं है जिसे कड़वी खेती के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए बड़ी संख्या में लड़ाइयों की आवश्यकता होगी। उस स्थिति में मुझे बाहर जाना चाहिए और घूमना चाहिए। संयोग से हॉल ऑफ कंट्रीब्यूशन आज उच्च स्तरीय मिशन जारी कर रहा है। आइए देखें कि क्या कोई मिशन करने लायक है। हेवन व्यूइंग प्लेटफॉर्म के दिशा में देखते हुए अर्जुन देव ने अपने पैरों को जमीन से ऊपर धकेल दिया। उसका शरीर तीर की तरह हवा को फाड़ते हुए हिलता रहा। पलक झपकते ही वह एक शॉक वेव को पीछे छोड़ते हुए 500 मीटर आगे बढ़ गया। 2 घंटे के बाद अर्जुन देव विशाल स्वर्ग देखने वाले मंच की तलहटी में पहुंचे। पहले की तरह पहाड़ की तलहटी में उड़ने वाले स्पिरिट बीस्ट्स के साथ कई किसान थे। वे उन शिष्यों की भर्ती कर रहे थे जो पहाड़ पर चढ़ना चाहते थे। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराया। इस बार उन्हें अपनी खेती को छिपाने की जरूरत नहीं थी। वह ऊपर उड़ने के लिए सिर्फ गुरुत्वाकर्षण मंत्र का उपयोग कर सकता था।
मुरोंग चोंग के साथ लड़ाई में उन्होंने पहले ही अपने कई तुरुप के पत्ते प्रकट कर दिए थे, उन्हें छिपाते रहने की कोई जरूरत नहीं थी। ग्रेविटी स्पेल खेती के संग्रह में एक प्रवेश स्तर का अमर मंत्र था, हालांकि इसकी क्षमता चौंकाने वाली थी। अब जब अर्जुन देव एक मार्शल संत थे, तब भी उनके लिए इसका उपयोग करना बहुत आसान था। ये तेज और थकाया हुआ छोटा सार था। इस तरह के फायदों की गारंटी है कि ये हमेशा इसके लायक होगा। जहां तक धीमी गति से सक्रियण के नुकसान का सवाल है, जैसे जैसे अर्जुन देव इससे अधिक परिचित होते गए, ये अब कोई समस्या नहीं थी। 5 मिनट बाद अर्जुन देव हलचल भरे हेवन व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। वह परिचित होकर हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन की ओर चल दिया। योगेश, ये वास्तव में योगेश है। वो हेवन व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहा है? उन्होंने कहा, आज वो दिन है जब उच्च रैंक वाले मिशन जारी किए जाते हैं। उसे हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन में जाना चाहिए। मेरा मानना है कि इस बार कोई भी उनके उच्च रैंक वाले मिशन पर आपत्ति करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऑफ कोर्स, मुरोंग चोंग को हराने के बाद वह स्वर्गीय कृपाण मंडप में पिछली पीढ़ी का सबसे मजबूत व्यक्ति है। मैंने सुना है कि कुछ बुजुर्ग उसके बारे में बहुत सोचते हैं। अर्जुन देव के चलने पर कई लोगों ने उन्हें पहचान लिया। उनकी निगाहें अब संदेह और संदेह से भरी नहीं थीं। इसके बजाय वे ईर्ष्या और सम्मान से भरे थे। अर्जुन देव ने इन शब्दों को नजरअंदाज कर दिया। वह हमेशा उदासीन रहा था। जब वह कमजोर था तो वह दूसरों के उपहास से प्रभावित नहीं होता था। अब जब वह मजबूत था तो वह आत्मसंतुष्ट और आत्मसंतुष्ट नहीं होगा। उन्होंने अपनी मूल मनःस्थिति को बनाए रखा। अतीत में जैसा था अब वैसा ही है। गपशप की परवाह किसे है, मैं शांत रहूंगा। अर्जुन देव हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन के सामने कुछ देर के लिए रुके, फिर वह बड़े कदमों के साथ अंदर चला गया। शियों। जब उन्होंने हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन में प्रवेश किया तो हॉल में सभी की निगाहें उस पर केंद्रित थीं। हमेशा की तरह गलियारे बहुत शांत थे। हर कोई एक और लेने से पहले मुख्य शिष्यों के उच्च रैंक वाले मिशनों को वितरित करने का इंतजार कर रहा था। हालांकि जैसे ही अर्जुन देव अंदर गए, किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। ये पहली बार उसके आने के बिल्कुल विपरीत था, जब उसे कृपाण की धमकी दी गई थी। यह ताकत द्वारा लाया गया निवारण था। जब अर्जुन देव दूसरी मंजिल पर गए तो हॉल में फिर से आवाजें आने लगीं। किसी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस बार मुख्य शिष्यों के उस समूह को शायद योगेश के आने की उम्मीद नहीं थी। वे अभी भी चर्चा कर रहे हैं कि उच्च रैंक वाले मिशनों को कैसे वितरित किया जाए। मुझे आश्चर्य है कि जब वे चर्चा समाप्त कर लेंगे और पाएंगे कि योगेश पहले ही अच्छे मिशन ले चुके हैं, तो उनके पास क्या अभिव्यक्ति होगी। ये लोगों का समूह हमारे उच्च रैंक वाले मिशनों को पूरा कर रहा है। इस बार उन्हें पीड़ित देखकर अच्छा लगा। योगेश ने हमें अपना गुस्सा निकालने में मदद की है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे बाद में योगेश को खोजने की हिम्मत करेंगे। इससे पहले योगेश को किसी ने रोका था। हॉल में मौजूद सभी लोग संप्रदाय के गैर प्रमुख शिष्य थे। वे कभी भी उच्च रैंक वाले मिशन प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। अतीत में जब अर्जुन देव पर्याप्त मजबूत नहीं थे तो वे सभी चुप थे। अर्जुन देव को खुद को मूर्ख बनाते हुए देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। जब अर्जुन देव मजबूत हो गए तो उनका नजरिया तुरंत बदल गया। इसके बजाय वे अर्जुन देव के लिए जयकारा करने लगे। ये केवल कहा जा सकता है कि मानव मनोविज्ञान बहुत अजीब था। दूसरी मंजिल पर अर्जुन देव मिशन स्वीकार करने के लिए खिड़की के पास गए। उन्होंने अपनी पहचान दिखाने के लिए अपनी कमर का टैग सौंप दिया। सुनहरे कमर के टैग पर योगेश शब्द उकेरे गए थे। संयोग से जिस किसान ने मिशन सौंपा वो वही व्यक्ति था जो पहली बार आया था। जब इस व्यक्ति ने सोचा कि उसने पहली बार क्या किया तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने एक मिशन सूची निकाली और मुस्कुराया। यंग हीरो, ये मैं वो नहीं था जिसने अतीत में निर्णय लिया था। मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर सकते हैं। अर्जुन देव मन ही मन मंद मुस्कुराया। वो जानता था कि वो किस बारे में बात कर रहा था। उस समय उन्होंने अर्जुन देव को सबसे खतरनाक उच्च रैंक वाले मिशन दिए थे जो अन्य लोग नहीं चाहते थे। उन्होंने बेहतर उच्च रैंक वाले मिशनों को छिपाया था। हालांकि अर्जुन देव अतीत की इस छोटी सी बात से परेशान नहीं हो सकते थे। इसके अलावा अर्जुन देव ने अंत में बहुत सारे लाभ प्राप्त किए थे। अर्जुन देव ने मिशन सूची प्राप्त की और कहा, बस इसे फिर से मत करो। उस व्यक्ति ने राहत की सांस ली। शायद कुछ शिष्यों को पता नहीं था। वे केवल अनुमान लगा सकते थे कि योगेश को ऊपरी क्षेत्रों का पक्षधर था। हालांकि वो कुछ लोगों के संपर्क में आने में सफल रहा। उन्हें यकीन था कि एल्डर्स असेंबली के 9वें एल्डर ने योगेश का पक्ष लिया, यहां तक कि उन्हें एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने का भी इरादा किया। 9वां बुजुर्ग कौन था? वो एल्डर्स असेंबली के सदस्य थे। वो एक उच्च पद पर थे और बहुत मजबूत थे।
सिर्फ एक शब्द के साथ वो उसे स्वर्गीय कृपाण मंडप से बाहर निकाल सकता था। इसलिए उनके पास अर्जुन देव का सम्मान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अर्जुन देव ने मिशन सूची उठाई और उसे ध्यान से देखा। उन्होंने पाया कि वहां कोई भी बेहद खतरनाक मिशन नहीं था जो उसने पहले देखा था। ऐसा लग रहा था कि ये सामान्य उच्च रैंक वाले मिशन थे। लंबे समय तक इसे ध्यान से देखने के बाद अर्जुन देव ने पाया कि उच्च रैंक वाले मिशनों को भी 4 रैंकों में विभाजित किया गया था: काला, पीला, सियान और सफेद। काला सबसे अधिक था, उसके बाद पीला और इसी तरह। काले रैंक वाले मिशनों के पुरस्कार आमतौर पर लगभग 1000 योगदान अंक होते थे। ये एक बहुत बड़ी राशि थी, यहाँ तक कि अर्जुन देव भी कुछ हद तक ललचाए थे। 50 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लिए 1000 योगदान अंकों का आदान प्रदान किया जा सकता है, यहाँ तक कि अन्य वस्तुओं के लिए भी नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि उन मुख्य शिष्यों ने उच्च रैंक वाले मिशनों को इतनी कसकर पकड़ रखा था। उन्हें दूसरों के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं थे। इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। यदि कोई हर महीने एक उच्च रैंक वाला मिशन पूरा करता है तो वे खेती के लिए पर्याप्त औसत दर्जे के स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा उनके पास अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए अतिरिक्त होगा। हालांकि काले रैंक वाले मिशनों की कठिनाई बहुत अधिक थी। अर्जुन देव ने उन्हें संक्षेप में देखा। सबसे सरल आवश्यकता मीडियल ग्रेड रैंक 6 स्पिरिट बीस्ट को मारना था। 3 लोगों की टीम के बिना एक नियमित मार्शल संत इस मिशन को स्वीकार नहीं कर पाएगा। हालांकि अर्जुन देव के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। सबसे पहले उन्होंने सभी अश्वीत रैंक वाले मिशनों को स्वीकार कर लिया जिनकी कोई समय सीमा नहीं थी। फिर अर्जुन देव ने 5 ब्लैक रैंक वाले मिशनों को चुना जिनकी समय सीमा 3 महीने थी। इस तरह अर्जुन देव ने कुल 20 अश्वेत रैंक वाले मिशनों को स्वीकार कर लिया, जो कुल का लगभग 2/3 था। यदि अर्जुन देव सभी मिशनों को पूरा कर लेते हैं तो उन्हें जो इनाम मिलेगा वो एक आश्चर्यजनक आंकड़ा होगा: कुल 30,000 योगदान अंक। अर्जुन देव द्वारा मिशन चुनने के बाद उन्होंने सूची उस व्यक्ति को सौंप दी जिसने उन्हें ये सूची सौंपी थी। जब उस व्यक्ति ने अर्जुन देव द्वारा चुने गए मिशनों को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बदल सकती थी। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव ने एक ही बार में 20 उच्च रैंक वाले मिशनों को स्वीकार कर लिया। यदि ये जारी रहा तो वो शेष मुख्य शिष्यों को कैसे हिसाब देगा? क्या गलत है? क्या मेरे द्वारा किए जा सकने वाले मिशनों की संख्या की कोई सीमा है? अर्जुन देव ने पूछा। जिस व्यक्ति ने उसे इसे सौंपा उसने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया और मुस्कुराया। ऐसी कोई सीमा नहीं है। हालांकि यदि आप एक काले रैंक वाले मिशन में विफल हो जाते हैं तो आपको बहुत कड़ी सजा मिलेगी। न केवल कोई मिशन इनाम नहीं होगा बल्कि आपके योगदान अंक भी काट लिए जाएंगे। काले रैंक वाले मिशन जिनके पास समय सीमा है, आपके असफल होने के बाद और भी अधिक कटौती की जाएगी। मैं आपको सद्भावना से याद दिलाता हूं, यंग हीरो, ये आपने बहुत सारे चुने हैं। क्या आप वास्तव में उन सभी को पूरा कर सकते हैं? अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा। रिमाइंडर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गारंटी देता हूं कि मैं उन सभी को पूरा करने में सक्षम रहूंगा। अर्जुन देव ने लापरवाही से अश्वेत रैंक वाले मिशनों को नहीं चुना। इसके बजाय उसने सावधानीपूर्वक गणना की थी और इसकी तुलना अपनी ताकत से की थी। वो उन्हें तभी चुनता था जब वो कम से कम 80% आश्वस्त होता। मिशन सौंपने वाला व्यक्ति केवल बेबसी से कह सकता था, फिर कोई समस्या नहीं है, मैं आपको मिशन अनुबंध बाद में दूंगा। इसकी 2 प्रतियां हैं, उन पर हस्ताक्षर करने के बाद आप जा सकते हैं। ये सब करने के बाद अर्जुन देव ने 20 मिशन अनुबंधों के माध्यम से देखा और उन्हें अपने ब्रह्मांड की अंगूठी में रखा। फिर वो हॉल में लौट आया। हॉल में मुख्य शिष्यों का एक समूह अर्जुन देव की ओर चला। उनके चेहरे क्रोध से भर गए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। अतीत में जब अर्जुन देव केवल एक हीन श्रेणी के मार्शल संत थे तो उन्होंने गंग्यू पीक के लोगों के खिलाफ लड़ने का साहस किया। अब जबकि उसकी ताकत में इतना सुधार हो गया था तो वो उनसे नहीं डरेगा। अर्जुन देव ने अपना रास्ता रोक रहे 20-30 लोगों को देखा। उन्होंने उदासीनता से कहा, क्या आप एक तरफ हट सकते हैं? मैं बाहर जाना चाहता हूं। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ख्यांडवान पीक का मुख्य शिष्य था। उसका नाम वर्धन सेन था। वो एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत थे, लेकिन वो शिखर पर नहीं पहुंचे थे। ऐसा लग रहा था कि वो इस समूह का नेता है। उन्होंने कहा, योगेश, आपकी ताकत के साथ अगर आप एक उच्च रैंक के मिशन पर जाना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं कहना है। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप हमारे लिए अपने मिशन अनुबंधों को निकाल सकते हैं ताकि हम उन्हें पुनर्वितरित कर सकें? वर्धन सेन ने कहा। अर्जुन देव ने थोड़ा भौएं चढ़ाई। उसे लगा कि ये मजाकिया है। उसे अपने मिशन अनुबंध दूसरों को दिखाने की क्या आवश्यकता थी?
क्षमा करें, मैं नहीं कर सकता। मेरे द्वारा किए गए मिशनों को आपको बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जल्दी में हूं। आप एक तरफ हटेंगे या नहीं? आप? वर्धन सिंह घबरा गया। उन्होंने पहले ही अपना रुख कम कर लिया था, फिर भी दूसरे पक्ष ने उन्हें कोई चेहरा नहीं दिया। ये देखकर कि दूसरा पक्ष एक तरफ हटने को तैयार नहीं था, अर्जुन देव के दिल में कुछ गुस्सा महसूस हुआ। उसने वर्धन सेन को घूर कर देखा और उसे टोक दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम एक तरफ चलोगे या नहीं? वर्धन सेन ने अर्जुन देव की ठंडी निगाहों को देखा और मुरोंग चुंग के बीच की लड़ाई के बारे में सोचा। उसने तुरंत अपना आत्मविश्वास खो दिया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अनिच्छुक अभिव्यक्ति के साथ किनारे पर पीछे हट गया। वर्धन सेन को पीछे हटते देख कमजोर साधना के साथ उनके पीछे के अन्य मुख्य शिष्यों ने आह भरी और अर्जुन देव के लिए रास्ता बनाने की पहल की। भीड़ के भावों को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन देव झट से हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन से बाहर निकल गए और सबकी नजरों से ओझल हो गए। उसने वास्तव में 20 काले रैंक वाले मिशन लिए और हमारे लिए केवल 10 ही छोड़े, वर्धन सेन ने गुस्से में कहा जब वो और अन्य लोग दूसरी मंजिल पर गए। अर्जुन देव को इन लोगों की गुस्से की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अगर वो कर भी सकता था तो वो उन्हें अनदेखा कर देता। कचरे का एक गुच्छा। क्या उन्होंने वास्तव में सोचा था कि हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन उनका घर था और उन्हें इसमें सभी मिशनों को स्वीकार करना था? अर्जुन देव के हेवनली सेबर पगड़ियन छोड़ने के बाद उन्होंने मिशन अनुबंध निकाला और उसे पलट दिया। उन्होंने उदासीनता से कहा, चलो निकटतम से शुरू करते हैं। मुझे ये मिल गया। हाल ही में क्लियर ब्रीज सिटी को एक पीक रैंक 6 स्पिरिट बीस्ट से परेशान किया जा रहा है। अनगिनत मौतें और चोटें आई हैं। क्लियर विंड सिटी शी हे प्रांत का एक छोटा शहर था। ये लगभग मोहे शहर के समान आकार का था, जहां जियाओ क्लैन हुआ करता था। शहर की सबसे मजबूत कल्टीवेटर केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत थे। पूरे शहर की ताकत के साथ वे इस पीक रैंक 6 स्पिरिट बीस्ट को खत्म नहीं कर पाएंगे। हर बार जब रैंक 6 स्पिरिट बीस्ट प्रकट होता था तो ये शहर की व्यवस्था को बाधित करता था। नक्शा निकालने और किंग फैंग शहर की दिशा का पता लगाने के बाद अर्जुन देव ने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को अंजाम दिया। वो प्रकाश की बैंगनी किरण में बदल गया और पूरी गति से दौड़ा। 3 दिन बाद जब अर्जुन देव पूरी गति से दौड़ रहे थे तो उनकी दृष्टि में एक छोटे से शहर का सिलहुट दिखाई दिया। जब अर्जुन देव ने इस शहर को देखा तो वो मंद मंद मुस्कुराया। वे आखिरकार यहाँ हैं। आइए इसे जल्दी से समाप्त करें। यह सिर्फ एक चोटी रैंक 6 स्पिरिट बीस्ट है। जब अर्जुन देव ने शहर में प्रवेश किया तो उन्होंने शहर की दीवारों पर 5 वांछित पोस्टर देखे। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके लेकिन रुक गए और एक नजर डालें। वांछित सभी पोस्टरों में उनका पिछला रूप दिखाया गया था। उन्हें आर्या कबीले और हुआ कबीले, नानलिंग प्रांत के जी कबीले, शी हे प्रांत के यान कबीले और रॉयल कोर्ट के गुई मार्क्वेस द्वारा तैनात किया गया था। प्रत्येक कबीले के लिए इनाम कम से कम 1000 औसत दर्जे का ग्रेड स्पिरिट स्टोन था। एक साथ जोड़ा गया ये 6000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे। इतनी भयानक राशि किसी भी किसान को लुभाने पर मजबूर कर देगी। युवा नायक, इतने लंबे समय तक इसे देखने के बाद क्या आपके पास इस व्यक्ति की कोई खबर है? वांछित पोस्टरों के सामने सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस के गार्ड ने पूछा। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए, बोले, नहीं, मैं बस उत्सुक हूं। गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई आपके जैसा ही है। जब उन्होंने पहली बार उसे देखा तो वे सभी चकित रह गए। इस बड्डा ने वास्तव में 4 कुलीन कुलों को नाराज कर दिया। उन्होंने रॉयल कोर्ट के गुई मार्क्वेस को भी नाराज कर दिया। अगर एक साधारण किसान किसी भी कबीले को नाराज करता है तो वे मुसीबत में पड़ जाते। हालांकि ऐसा लगता है कि इस बच्चे ने ग्रेट किन नेशन की आधी शक्तियों को नाराज कर दिया है। हालांकि ये अजीब है, ये बच्चा करीब 1 साल से दिखाई नहीं दिया है। ये ऐसा है जैसे वो दुनिया से गायब हो गया हो। इससे कुलीन कुलों ने अपना इनाम बढ़ा दिया। जब तक हमें ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कहाँ है, हम 10,000 सोने के ताले और 1000 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अगर मैं इस व्यक्ति को देखता हूं तो मैं अमीर हो जाऊंगा। मुझे अब सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस में काम नहीं करना पड़ेगा। अर्जुन देव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आपको उसे देखने का अवसर मिलेगा। अर्जुन देव के बोलने के बाद वो नहीं रुके। उसने शहर के द्वार में प्रवेश किया और जल्दी से सिटी लॉर्ड्स निवास की ओर बढ़ गया। अर्जुन देव ने गार्डों को अपने इरादों की सूचना देने के बाद वे तुरंत उसे अंदर ले गए और उसे बगल के हॉल में छोड़ दिया। अर्जुन देव लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए। जैसे ही उसने एक घूंट चाय पीना समाप्त किया, उसने तत्काल कदमों की आहट सुनी। दरवाजा झी की आवाज के साथ खुला। 2 अधेड़ उम्र के लोग अंदर आए। वे सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत थे। हालांकि बाईं ओर के व्यक्ति की गहन खेती अधिक थी। उसकी आभा भी उसके बगल वाले व्यक्ति की तुलना में बहुत मजबूत थी।
जब अर्जुन देव ने उन्हें पहने वाले परिधान को देखा तो उन्हें क्लियर विंड सिटी का सिटी लॉर्ड होना चाहिए। उसके बगल वाला व्यक्ति उसका सहायक होना चाहिए। क्लियर विंड सिटी के सिटी लॉर्ड के चेहरे पर मूल रूप से एक उत्साहित मुस्कान थी। हालांकि जब उन्होंने अर्जुन देव को देखा तो उनके भाव तुरंत डूब गए। उन्होंने संदेह से पूछा, क्या आप वास्तव में स्वर्गीय तलवार मंडप द्वारा भेजे गए कृषक हैं? आपकी खेती इतनी कम क्यों है? अधिकतम आप अकेले हैं? क्या आप नकली हैं? अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। वो क्रोधित या चिंतित नहीं हुआ। उन्होंने सिटी लॉर्ड को अपनी पहचान का प्रतीक दिखाया और अनुबंध निकाला। उन्होंने कहा, स्वर्गीय तलवार मंडप के मुख्य शिष्य क्योन गुन पीक के अर्जुन देव। अनुबंध और पहचान टोकन साबित करते हैं कि मैं असली सौदा हूं। क्लियर विंड सिटी के सिटी लॉर्ड के सहायक ने गुस्से में कहा, मीडियल ग्रेड मार्शल संत भेजने का क्या मतलब है? क्लियर विंड सिटी में कई लोग हैं जो आपकी मदद करने का इंतजार कर रहे हैं। आपके स्वर्गीय तलवार मंडप को हमें इस तरह से ब्रश करने की कोई जरूरत नहीं है। बूम बूम, जैसे ही उनमें से कुछ ने बात की, जमीन अचानक कांप उठी। क्लियर विंड सिटी लॉर्ड की अभिव्यक्ति बदलने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उन्होंने कहा, अरे नहीं, वो ब्लैक फ्लेम स्नेक फिर से आ रहा है। चलो जल्दी चलते हैं। हुची! उन दोनों के पास तेज हवा चली। अर्जुन देव ने दरवाजा खोलकर जाने की पहल की। जब तक वे दोनों उसका पीछा करते थे तब तक वे अर्जुन देव की छाया भी नहीं देख पाते थे। नगर स्वामी ने आश्चर्य से कहा, कितनी तेज गति है, क्या हमसे गलती हो सकती थी? बगल में सहायक ने अपने होठों को कर्ल किया और कहा, तो क्या हुआ अगर वो तेज है? उस ब्लैक फ्लेम स्नेक की त्वचा फ्रॉस्ट आयरन से भी सख्त होती है। आप और मैं सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत हैं, फिर भी हम इसकी रक्षा को तोड़ने में असमर्थ हैं। वो एक मीडियल ग्रेड मार्शल संत ऐसा कैसे कर सकता है? अर्जुन देव ने गुरुत्वाकर्षण मंत्र को अंजाम दिया और तेजी से ध्वनि के स्रोत की ओर उड़ गए। थोड़ी देर बाद उसने उस स्पिरिट बीस्ट की खोज की जो हंगामा कर रहा था। उसने देखा कि 3 मीटर चौड़ा ब्लैक फ्लेम स्नेक शहर की चौड़ी सड़कों पर तेजी से जमीन से बाहर निकल रहा था। इसने अपने मुंह से काली लपटें उगल दीं, जिससे आसपास के घर जलकर राख हो गए। सड़कों पर सभी लोग भयभीत थे, सभी दिशाओं में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। पीक रैंक 6 ब्लैक फ्लेम स्नेक। अर्जुन देव ने एक नज़र से स्पिरिट बीस्ट का नाम पहचान लिया। उन्होंने उदासीनता से कहा, हालांकि ये केवल 200 साल पुराना है, ये पूरी तरह से परिपक्व होने से बहुत दूर है। ये भूमिगत दुनिया में 1000 साल पुराने स्कारलेट क्राउन स्नेक से बहुत दूर है। पीक रैंक 6 स्पिरिट बीस्ट्स की ताकत में अंतर था। रक्त रेखा में अंतर के अलावा स्पिरिट बीस्ट की उम्र ने इसकी ताकत निर्धारित की। ये जितना अधिक समय तक जीवित रहेगा, उसकी खेती उतनी ही भयानक होगी। यदि ये 1000 साल पुराना ब्लैक फ्लेम स्नेक होता तो एक मार्शल किंग को भी इससे निपटने में परेशानी होती। 200 साल पुराने ब्लैक फ्लेम स्नेक की तुलना उस ब्लैक ट्यूना वेल से भी नहीं की जा सकती थी। इससे आसानी से निपटा जा सकता है। शीयू! जब अर्जुन देव ने एक छोटी लड़की पर आग की लपटों के झुरमुट को गोली मारते देखा तो वो अब हिचकिचाते नहीं थे। उसकी आकृति चमक उठी और वो तुरंत जमीन पर गिर गया। वो छोटी लड़की को अपने आलिंगन में ले गया और जल्दी से घूम गया। बैंग! काली लपटें अर्जुन देव पर पड़ी और फट गईं। एक शॉकवेव बढ़ी और तुरंत अर्जुन देव को अपनी चपेट में ले लिया। इससे सभी को ठंडी हवा की गहरी सांस लेने का मौका मिला। आग की लपटें बिखर जाने के बाद हर कोई ये जानकर हैरान रह गया कि नीले वस्त्र पहने अर्जुन देव पूरी तरह से ठीक है। धन्यवाद यंग हीरो, मेरी बेटी को बचाने के लिए। एक अधेड़ उम्र की महिला तेजी से दौड़ी और छोटी लड़की को अर्जुन देव के आलिंगन से ले लिया। फिर उसने उसे बहुत धन्यवाद दिया। अर्जुन देव ने कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से चले जाओ, ये जगह बहुत खतरनाक है। अर्जुन देव ने बोलने के बाद उन्होंने एक सौम्य ऊर्जा भेजी और उन दोनों को एक सुरक्षित दूरी पर धकेल दिया। हुची! जैसे ही अर्जुन देव ने अपना हाथ वापस लिया, 200 मीटर लंबा काला लौसांप आखिरकार जमीन से बाहर आ गया। उसका शरीर हवा में उड़ गया। उसने अपना खून से लथपथ मुंह खोला और अर्जुन देव पर हमला किया। उसके नुकीले दांत ठंडी रोशनी से चमक रहे थे और काली क्यू के तार उसके चारों ओर घूम रहे थे, जिससे कोई भी डर से कांप रहा था। अर्जुन देव के भाव नहीं बदले। उसने अपनी क्यू को प्रसारित किया और एक छोटा कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही विशाल सांप का मुंह उतरने वाला था, एक तेज दहाड़ के साथ उसने अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में जकड़ लिया और सांप की गर्दन पर मुक्का मारा। बूम! एक मंद आवाज आई और ब्लैक फ्लेम स्नेक का विशाल शरीर तुरंत पीछे की ओर लुढ़क गया। ये सड़क पर चट्टानों से टकराया और उन्हें चकनाचूर कर दिया। अर्जुन देव इस पंच में पीछे नहीं हटे। ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट के 5वीं परत की दहलीज पर पहुंचने के बाद वो पहले ही 10,000 किलोग्राम बल हासिल कर चुका था। उसका प्रतिद्वंदी इसे कैसे सहन कर सकता है? जैसे ही ब्लैक फ्लेम स्नेक लुढ़का, उसने अपनी विशाल पूंछ को क्रूरता से घुमाया। कृपा खींचना।
एक देदीप्यमान कृपाण प्रकाश चल रहा था और ब्लैक फ्लेम स्नेक का शरीर, जो फ्रॉस्ट आयरन जितना कठोर था, बड़े करीने से आधे में काट दिया गया था। हवा में लाल रंग का खून निकला और 3 मीटर लंबी सांप की पूंछ जमीन पर गिर गई। चमकदार वकुई। अर्जुन देव ने हवा में छलांग लगाई और तुरंत बादल छा गए। उसने अपनी कलाई को 9 बार झटका दिया और बैंगनी कृपाण क्यूई के 9 धागों ने ब्लैक फ्लेम स्नेक पर प्रहार किया, जिससे उसके शरीर पर भयानक घाव हो गए। ब्लैक फ्लेम स्नेक दर्द से जमीन पर छटपटा रहा था, दर्द से कराह रहा था, भयानक घाव पीछे छोड़ रहा था। मांस और खून हर जगह उड़ गया और ब्लैक फ्लेम स्नेक दर्द से जमीन पर लुढ़क गया। जब क्लियर विंड सिटी लॉर्ड और उनके डिप्टी दौड़े तो उन्होंने ये दृश्य देखा। वे हैरान रह गए। डिप्टी, जिसने अभी अभी कहा था कि अर्जुन देव ब्लैक फ्लेम स्नेक की रक्षा को नहीं तोड़ पाएंगे, तुरंत महसूस किया कि उसका चेहरा गर्म हो गया है। वो बुदबुदाया, ये कैसे हो सकता है? वो स्पष्ट रूप से केवल एक मीडियल ग्रेड मार्शल संत है। वो ब्लैक फ्लेम स्नेक की रक्षा को कैसे तोड़ सकता है? क्लियर विंड सिटी लॉर्ड ने आकाश में गरज के बादलों को देखा और गहरी सोच में प्रवेश किया। उन्होंने उदास होकर कहा, वो हमसे अलग है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना आश्वस्त है। ये व्यक्ति एक ऐसा कृषक है जिसने एक राज्य को समझा। अलावा इसके, राज्यों में उनकी उपलब्धियां कम नहीं हैं। कृपाण को पहले खींचना एक सुपीरियर ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल तकनीक से भी अधिक मजबूत होता है, जब उसके राज्य के साथ संक्रमित होता है। उसकी कृपाण क्यूई का घनत्व भी हमारी तुलना में अधिक मजबूत है। इसकी तुलना एक अवर ग्रेड मार्शल किंग से की जा सकती है। ऐसा लग रहा है कि क्लियर विंड सिटी इस बार बच गई है। क्लियर विंड सिटी लॉर्ड ने उत्साहित मुस्कान के साथ कहा। जमीन पर ब्लैक फ्लेम स्नेक एक गेंद में मुड़ा हुआ था, जो एक छोटे पहाड़ की तरह लग रहा था। उसकी ठंडी आंखें लाल रोशनी से टिमटिमा रही थीं, क्योंकि वो अर्जुन देव को घूर रही थी। ब्लैक फ्लेम स्नेक ने अर्जुन देव को पकड़ने की कोशिश करते हुए अपनी लाल जीभ को लगातार झटकाया। इसने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया और आसपास की अग्नि जिम्मेदार आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से उसकी ओर बढ़ गई। एक विशाल काला आग का गोला दिखाई दिया और लगातार घूमता रहा। जब भयानक गर्मी अपने चरम पर पहुंची तो काली आग का गोला अर्जुन देव की ओर बढ़ गया। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मेरे सामने आग से खेल रहे हैं? आप काफी अच्छे से बहुत दूर हैं, वापस जाओ। अर्जुन देव की दाहिनी आंख में एक भयंकर बैंगनी रंग की लौ लगातार जलती रही। उसने इसे संघनित नहीं किया, उसने बस इसे बाहर निकलने दिया। बैंगनी लौ तुरंत एक गर्जती नदी की तरह उमड़ पड़ी। धड़ाम! बढ़ती बैंगनी लौ ने तुरंत उस काली लौ को निगल लिया जिसे ब्लैक फ्लेम स्नेक ने उगला था। बढ़ती लपटें असीम लग रही थीं। एक पल में ब्लैक फ्लेम स्नेक जमीन पर लुढ़कते हुए बुरी तरह चिल्लाया। जब ब्लैक फ्लेम स्नेक ने अर्जुन देव के आतंक को महसूस किया तो वो जल्दी से दूर भाग गया। चलते समय उसका शरीर जमीन से सटा हुआ था, जिससे कई इमारतें कुचल गईं। छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? पहले ही बहुत देर हो चुकी है। वकुई स्वर्ग को हिलाता है। अर्जुन देव चिल्लाए और प्राचीन दिव्य वकुई वृक्ष कहीं से भी प्रकट हुआ। ये एक पहाड़ की तरह था, जिसमें बढ़ती गड़गड़ाहट की आभा थी। ब्लैक फ्लेम स्नेक पर दबाव डाल रहा था। गड़गड़ाहट। पवित्र शक्ति से युक्त गड़गड़ाहट की स्थिति अर्जुन देव के सिर के ऊपर लगातार बढ़ती जा रही थी। गड़गड़ाहट के साथ दिव्य वकुई पेड़ एक दृश्य दर से बड़ा हो गया। इसने ब्लैक फ्लेम स्नेक के शरीर पर दबाव डाला। विशाल बल के कारण जमीन कांप उठी। थोड़ी देर बाद दिव्य वृक्ष एक भयानक विद्युत प्रकाश में बदल गया और ब्लैक फ्लेम स्नेक के शरीर में विलीन हो गया। अर्जुन देव के एक विचार से ब्लैक फ्लेम स्नेक फट गया। ब्लैक फ्लेम स्नेक, जो पहले से ही पर्पल थंडर फायर के घावों से भरा हुआ था, इस बिजली की रोशनी से ध्वस्त हो गया था। इसने आसमान से गिरने वाली खून की बारिश को पीछे छोड़ दिया। अर्जुन देव ने ब्लैक फ्लेम स्नेक के स्पिरिट कोर को खींच लिया और उसे अपनी यूनिवर्स रिंग में फेंक दिया। फिर वो जल्दी से क्लियर विंड सिटी के सिटी लॉर्ड के पास चला गया। अर्जुन देव ने मिशन का ठेका लिया और उदासीनता से कहा, मिशन पूरा हुआ। क्या आप कृपया अपने हाथ का निशान और सिटी लॉर्ड की आधिकारिक मोहर छोड़ देंगे? ये सबसे अच्छा होगा यदि आप अपनी लिखावट इस पर छोड़ दें। क्लियर विंड सिटी के सिटी लॉर्ड ने जब ब्लैक फ्लेम स्नेक को देखा, जिसने कई महीनों से क्लियर विंड सिटी को परेशान किया था, जिसे अर्जुन देव ने आसानी से मार डाला था, तब भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपनी बुद्धि तभी ठीक की जब अर्जुन देव ने खुद वो दोहराया, अर्जुन देव, जियो ड्रैगन, ड्रैगन सिटी लॉर्ड, लॉर्ड, चेन ड्रैगन, लॉर्ड, जियो मून। प्रत्यक्ष होने के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन क्या क्यूनियन पीक गिरावट में नहीं है? अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यूनियन पीक का योगेश असली सौदा है।
मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्यूनियन पीक में भी गिरावट नहीं आई है। कम से कम उनकी मार्शल तकनीक विरासत अभी भी यहां है। इसके अलावा असीमित क्षमता वाला एक पीक मास्टर है। ब्लैक फ्लेम स्नेक की मृत्यु के बाद सिटी लॉर्ड अच्छे मूड में था। वो मुस्कुराया और कहा, वास्तव में एक युवा नायक। ये अविश्वसनीय है। मैं अब अपने हाथ का निशान छोड़ दूंगा। क्लियरविंड सिटी लॉर्ड द्वारा अपना हाथ का निशान छोड़ने के बाद उसने सिटी लॉर्ड की आधिकारिक मोहर निकाली और उस पर लाल रंग की मोहर लगा दी। अंत में उन्होंने अपना व्यक्तिगत हस्ताक्षर जोड़ा। अर्जुन देव का मिशन पूरा हो गया था। संतुष्ट होकर अर्जुन देव को मिशन का ठेका मिला। उसने एक फीकी मुस्कान प्रकट की। उन्होंने 1000 योगदान अंक प्राप्त किए थे। ये मिशन बहुत सरल था। ये उसकी साबिल तकनीकों को बिल्कुल भी संयमित नहीं कर सका। हालांकि क्यूनियन पीक की प्रतिष्ठा बढ़ाने का अच्छा था। जैसे ही नगर स्वामी ने अर्जुन देव को जाते हुए देखा, नगर स्वामी के बगल में सहायक ने अचानक कहा, मेरे प्रभु, मुझे कुछ याद आता है। हाल ही में शीहे प्रांत में एक अफवाह थी कि स्वर्गीय साबल मंडप के एक युवक ने पुरानी पीढ़ी के एक विशेषज्ञ यू मिंग शान को मार डाला है। ऐसा लगता है कि यह वही हो सकता है। सिटी लॉर्ड ने बुड़बुड़ाया, इस बात की 80% संभावना है कि यह वही है। हालांकि ब्लैक फ्लेम स्नेक एक कमजोर पीक रैंक 6 स्पिरिट बीस्ट था, फिर भी ये एक पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट था। इसे मारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा इससे बचना मुश्किल होगा। इस युवक ने कुछ ही चालों में ब्लैक फ्लेम स्नेक को आसानी से मार डाला। जाहिर है कि दोनों एक ही स्तर पर नहीं हैं। ग्रेट किन नेशन में 10 से अधिक ऐसी प्रतिभाएं नहीं होंगी। क्यूनियन पीक की प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। फ्लोइंग क्लाउड माउंटेन रेंज शीहे प्रांत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला थी, लिंग युन पर्वत श्रृंखला के बाद दूसरी। वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा लिंग युन पर्वत श्रृंखला की तुलना में बहुत कम घनी थी। हालांकि वहां की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और पर्वत श्रृंखला में सभी प्रकार के दुर्लभ पौधे लिंग युन पर्वत श्रृंखला से कम नहीं थे। ये एक प्रसिद्ध औषधि पर्वत था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यद्यपि इस पर्वत श्रृंखला के आसपास विभिन्न आकारों के कई संप्रदाय थे, लेकिन एक भी मजबूत संप्रदाय नहीं था, इसलिए यह स्वामित्व रहित था। लिंगयुन पर्वत श्रृंखला की तुलना में यहाँ कहीं अधिक किसान आते जाते थे। उनमें से अधिकांश को बड़ी शक्तियों द्वारा जड़ी बूटी संग्रहकर्ताओं की रक्षा के लिए काम पर लिया गया था, जिससे वे पहाड़ों में क्रूर स्पिरिट बीस्ट्स द्वारा घायल होने से बच सकें। फ्लोइंग क्लाउड माउंटेन रेंज के केंद्र में एक अकेली चोटी पर एक सफेद कपड़े पहने लड़की एक औषधीय टोकरी ले जा रही थी, जो एक खतरनाक चट्टान पर फुर्ती से चढ़ रही थी। सफेद कपड़े पहने लड़की के बगल में नीले वस्त्र पहने एक युवा ब्लेड्समैन था। वह धीरे धीरे उसकी रक्षा करते हुए उसके बगल में तैरने लगा। यदि वह ब्लेड्समैन अर्जुन देव नहीं होता तो वह और कौन हो सकता था। अर्जुन देव ने सफेद कपड़े पहने उस लड़की को फूट फूट कर ऊपर चढ़ते हुए देखा। उसने अपना सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, मिस सन, इतनी परेशानी से क्यों गुजरना पड़े? बस मुझे बताएं कि आप जिस जड़ी बूटी की तलाश कर रहे हैं वह कैसी दिखती है और मैं इसे चुनने में आपकी मदद करूंगा। यह लड़की फ्लोइंग क्लाउड माउंटेन रेंज के पास कीमिया के लिए प्रसिद्ध एक जागीर के मैनर लॉर्ड की बेटी थी। उसका नाम सन कियान था। उन्होंने ही अर्जुन देव के लिए मिशन जारी किया था। यदि वह दूसरे पक्ष को स्पिरिट हर्ब चुनने में मदद करता है तो उसे 1000 योगदान अंक प्राप्त होंगे। अर्जुन देव समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह मिशन को जल्दी से पूरा करना चाहता था। पसीने ने सन कियान के उत्तम चेहरे को ढक दिया। जब उसने अर्जुन देव की बातें सुनी तो उसने अपना पसीना पोंछा और मुस्कुरा दिया। यंग मास्टर, ये ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा करने पर जोर देता हूं। यह सिर्फ इतना है कि इस स्पिरिट हर्ब को चुनना बहुत मुश्किल है। आपको सभी जड़ों को बाहर निकालना होगा। इसके अलावा इसे बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता है। अन्यथा यदि आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल जाती है तो आत्मा की जड़ी बूटी बहुत जल्दी सूख जाएगी। औषधीय प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एक अनुभवहीन जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले को सटीक विधि नहीं पता होगी। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। चूंकि सन कियान ने ऐसा कहा था, इसलिए वह केवल उसे रहने दे सकता था। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को बढ़ाया और आसपास की जांच करना शुरू कर दिया। अर्जुन देव कीमिया को भी निखारना जानता था। वह जानता था कि सन कियान अतिशयोक्ति कर रहा था। जब तक कुछ नुकसान होता है तब तक किसी भी स्पिरिट हर्ब का औषधीय प्रभाव इतनी जल्दी नहीं कम होता था। हालांकि अर्जुन देव को परेशान नहीं किया जा सकता था। सन कियान का अनुरोध अतिरंजित था। जब समय आएगा तो उसे बस स्थिति के अनुकूल होना होगा। वे दोनों जिस चट्टान पर थे वह पूरी फ्लोइंग क्लाउड माउंटेन रेंज में बहुत प्रसिद्ध थी। इसका एक दिलचस्प नाम था, गो क्रेजी फर्स्ट, जिसे इमॉर्टल हर्ब पीक के नाम से भी जाना जाता है।
अमर जड़ी बूटी शिखर बहती बादल पर्वत श्रृंखला का मूल था। यह वह जगह थी जहां पूरी पर्वत श्रृंखला की आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित होती थी। चोटी पीक ग्रेट स्पिरिट जड़ी बूटियों से भरी हुई थी, जिन्हें किसी भी समय उठाया जा सकता था। पहाड़ की तलहटी में स्पिरिट जड़ी बूटियां थीं जो लगभग 50 साल पुरानी थीं। पहाड़ की कमर पर वे सभी स्पिरिट जड़ी बूटियां थीं जो 100 साल से भी अधिक पुरानी थीं। यदि कोई चोटी पर चढ़ सकता है तो वे स्पिरिट जड़ी बूटियों को भी ढूंढ सकते हैं जो 1000 साल से अधिक पुरानी थीं। इसे एक सच्चा अमर जड़ी बूटी चोटी कहा जा सकता है। इसका एक और नाम गो क्रेजी फर्स्ट होने का कारण जड़ी बूटियों के संग्रहकर्ताओं द्वारा पारित किया गया था। इस चोटी पर चढ़ने के लिए केवल एक पागल व्यक्ति ही अपनी जान जोखिम में डाल सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। आसपास के वातावरण में सभी प्रकार के क्रूर उड़ने वाले स्पिरिट बीस्ट थे। इन स्पिरिट बीस्ट ने वर्ष भर पीक ग्रेट स्पिरिट जड़ी बूटियों का सेवन किया। उनकी खेती नियमित स्पिरिट बीस्ट की तुलना में बहुत मजबूत थी। इसके अलावा यह इसलिए था क्योंकि यह आकाश में ऊपर था। यहां तक कि एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट भी, जिसने फ्लाइंग मार्शल टेक्निक नहीं सीखी थी, वह भी पहाड़ की कमर पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा। अधिक से अधिक वे पहाड़ की तलहटी में कुछ स्पिरिट जड़ी बूटियों को चुनते थे और तुरंत चले जाते थे। जहां तक 4000 मीटर से ऊपर की चोटी की बात है, एक बार एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग था जो उड़ने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करता था। अंत में वह आधा मिनट भी नहीं टिकता था, इससे पहले कि उसे पवित्र जड़ी बूटी के संरक्षक स्पिरिट जानवर द्वारा बेरहमी से मार दिया गया था। अर्जुन देव अपने आप पर बहुत स्पष्ट थे। इस मिशन के लिए उन्हें केवल पहाड़ की कमर तक चढ़ना था। 100 मीटर की ऊंचाई अभी भी उनकी स्वीकार्य सीमा के भीतर थी। अगर वह और भी ऊपर जाता तो उसे इस मिशन को छोड़ना पड़ता। मार्शल किंग की खेती के बिना वह केवल मौत की तलाश कर रहा होता। इस समय वह केवल 500 मीटर से भी कम की चढ़ाई कर चुका था और वह पहले ही कई क्रूर रैंक 6 स्पिरिट बीस्ट से टकरा गया था। अर्जुन देव की आध्यात्मिक चेतना ने उत्तर पश्चिम से उड़ते हुए कुछ काले बिंदुओं का पता लगाया। उसने यूनिवर्स रिंग से सोल स्लेयर बो निकाला और उदासीनता से कहा, मिस सन, सावधान रहें, और भी स्पिरिट बीस्ट उड़ रहे हैं। जब सन कियान ने यह सुना तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने जल्दी से चढ़ना बंद कर दिया और धीरे धीरे एक उभरी हुई चट्टान की ओर बढ़ गई जिसे वह उत्तोलक के रूप में उपयोग कर सकती थी। दूरी में काले बिंदु करीब आ गए। वे 4 मीडियल ग्रेड 6 स्पिरिट बीस्ट्स फ्लेमिंग क्लाउड गिद्ध थे। वे 3 मीटर लंबे थे और उनके पंखों का फैलाव 20 मीटर था। उनके शरीर पर पंख आग की तरह चमकीले थे। वे हवा में जलती हुई लौ की तरह लग रहे थे। उनकी पूंछ पर 9 ऊर्ध्वाधर पंख थे। वे तेज तलवारों की तरह थे, सीधे और सख्त। प्रत्येक पंख की नोक पर लौ का एक किनारा था। हालांकि ये उड़ने वाले स्पिरिट बीस्ट्स केवल मीडियल ग्रेड 6 थे, लेकिन नियमित शिखर रैंक 6 स्पिरिट बीस्ट की तुलना में उनसे निपटना अधिक कठिन था। यदि कोई सावधान नहीं होता तो उसे बहुत कष्ट होता था। श्यूं, अर्जुन देव ने धनुष की डोरी वापस खींची और एक एसेंस लाइट एरो को नोक दिया। उसकी आध्यात्मिक भावना एक जलते हुए बादल गिद्ध पर बंद हो गई और उसने तुरंत छोड़ दिया। तीर उल्का की तरह चला, हवा को फाड़ता हुआ और एक भेदी ध्वनि पैदा करता रहा। एक सौ ध्वनि के साथ तीर एक ज्वलंत बादल गिद्ध के माध्यम से छेद कर गया, जिससे एक विशाल खूनी छेद बन गया। जलता हुआ बादल गिद्ध बुरी तरह चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। ची! अर्जुन देव के हाथ हिलना बंद नहीं हुए क्योंकि उन्होंने एक और तीर चलाया। सोल स्लेयर बो जितना मजबूत होगा वो उतना ही मजबूत होगा। हर कुछ महीनों में जब अर्जुन देव इसका इस्तेमाल करते थे तो इसकी ताकत काफी बढ़ गई थी। दूसरा ज्वलंत बादल गिद्ध जिसे अर्जुन देव ने हवा में घुमाया। हालांकि ये अभी भी अपनी मौत के भाग्य से बच नहीं सका। एक धमाके के साथ उसके शरीर में एक खूनी छेद दिखाई दिया। मिस सन, सावधान रहें, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। शेष 2 ज्वलंत बादल गिद्ध पहले से ही अर्जुन देव से 500 मीटर से भी कम दूरी पर थे। यदि वे बहुत करीब होते तो सोल स्लेयर बो उतना प्रभावी नहीं होता। अर्जुन देव ने अपने लूनर शैडो कृपाण को बदल दिया और फ्लेमिंग क्लाउड गिद्धों को लुभाने के लिए बाहर निकल गए। सन कियान ने चिंतित होकर कहा, यंग हीरो, ये सावधान रहें। एक जलता हुआ बादल गिद्ध तेजी से अर्जुन देव के सिर के ऊपर से उड़ गया। इसके 2 नुकीले पंजे जो आसानी से चट्टानों को चीर सकते थे, अर्जुन देव के सिर पर पंजे मार रहे थे। यदि अर्जुन देव पकड़े जाते हैं तो उनका भौतिक शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, उनका सिर तुरंत फट जाता। जब सन कियान ने अर्जुन देव की आकृति को ढकने वाले उग्र बादल गिद्ध के विशाल शरीर को देखा तो वो इतनी डर गई कि वो पीली पड़ गई और चिल्लाने लगी। बैंग बैंग! हवा में 2 धमाके हुए। पहला विस्फोट तब हुआ जब उग्र बादल गिद्ध के कठोर फ्रॉस्ट आयरन पंजे काट दिए गए और वो आसमान से गिर गया। दूसरा विस्फोट तब हुआ जब एक कृपाण उग्र बादल गिद्ध के शरीर में घुस गया। इसके बाद अर्जुन देव के पूरे शरीर ने उग्र मेघ गिद्ध को छेद कर दिया।
जब सन कियान ने देखा कि अर्जुन देव सुरक्षित और स्वस्थ हैं तो उन्होंने राहत की सांस ली और कहा, इससे मुझे मौत का डर लगा। यदि अर्जुन देव अपने मार्शल ग्रैंड मास्टर की खेती के साथ उग्र मेघ गिद्ध के पंजे के नीचे मर जाते तो परिणामों की कल्पना करना आसान था। वो अर्जुन देव के नक्शे कदमों पर चलती। अंतिम उग्र मेघ गिद्ध लगातार अर्जुन देव के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। इसकी पूंछ के पंखों ने हवा में आग के छल्ले छोड़ दिए। अंत में इन छल्लों ने एक विशाल जलते हुए बवंडर का निर्माण किया जिसने अर्जुन देव को अंदर घेर लिया। तोड़ो! अर्जुन देव ने अपनी कृपाण घुमाई और एक तेज कृपाण क्यू ने जलते हुए बवंडर में एक छेद कर दिया। फिर वो जल्दी से भदकती लपटों से बाहर निकल आया। सो 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 जैसे ही जलते हुए पंख उड़ते गए, उन्होंने लगातार हवा में अग्नि जिम्मेदार आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया। जब वे अर्जुन देव के करीब पहुंचे तो वे 20 मीटर लंबे ज्वलंत भाले में बदल गए। अर्जुन देव ने हवा में गुरुत्वाकर्षण मंत्र का उपयोग किया, इसलिए वो अपनी शक्ति का केवल 70% ही बाहर निकाल सका। उसने इन जलते हुए भाले से आमने सामने भिड़ने की हिम्मत नहीं की। रोनिंग ड्रैगन के 9 परिवर्तन! अर्जुन देव चिल्लाया और उसका शरीर हवा में कांपने लगा। वो 9 भागों में विभाजित हो गया और उस पर उड़ने वाले जलते भाले को चकमा दे दिया। भाले की गति कम नहीं हुई। जब वे जमीन से टकराए तो उन्होंने 8 गहरे गड्ढों को खोल दिया। क्लियर विंड चॉप केवल ठंडी हवा देख रहा है, कृपाण नहीं। सभी दिशाओं से ठंडी हवा के 9 झोंके बह रहे थे और प्रत्येक हवा में हवा का एक झोंका था। उनमें से प्रत्येक में अर्जुन देव की आकृति छिपी हुई थी। एक पल में अर्जुन देव की हत्या का इरादा पूरी तरह से समाप्त हो गया था। केवल एक हल्की हवा उग्र बादल गिद्ध के शरीर के पास से गुजरी। उग्र बादल गिद्ध ने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। ये अर्जुन देव की हत्या को महसूस नहीं कर सका, इसलिए ये संदेह महसूस करने में मदद नहीं कर सकी। बूम! जैसे ही वो हैरान महसूस कर रहा था, अर्जुन देव की 9 आकृतियां एक साथ विलीन हो गईं। कृपाण क्यू के 9 टुकड़े उग्र बादल गिद्ध के शरीर से निकले, जिससे वो एक पल में 9 टुकड़ों में कट गया। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान की और सन क्यान के पक्ष में लौट आए। उन्होंने उदासीनता से कहा, अगर हम और भी ऊपर जाते हैं तो ये और भी खतरनाक होगा। बस मुझे बताओ कि आपको किस स्पिरिट हर्ब्स की आवश्यकता है और मैं आपको वहां लाऊंगा। सन क्यान ने एक कठिन अभिव्यक्ति प्रकट की और झिझ गई। हालांकि जब उसने अर्जुन देव की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से कहा, मुझे 500 साल पुराना 9 रंग का बहता हुआ बादल फल चाहिए। मैं पूरे पौधे को रौंदना चाहता हूं। 500 साल पुराना 9 रंग का बहता हुआ बादल फल बहुत मूल्यवान था। अगर वो इसे बेच देती तो वो आसानी से 500 से अधिक मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स ला सकती थी। ऐसा लग रहा है कि मुझे इस मिशन पर नुकसान उठाना जा रहा है। अर्जुन देव ने बेबसी से सिर हिलाया। उसने अपनी आध्यात्मिक भावना को बढ़ाया और थोड़ी देर बाद 9 रंग का बहता हुआ बादल फल पाया। दरअसल 9 रंग का बहता हुआ बादल फल सिर्फ पहाड़ से 100 मीटर ऊपर नहीं था, ये 1 किलोमीटर से अधिक ऊपर था। कोई आश्चर्य नहीं कि इस लड़की ने उसे लाने से इनकार कर दिया। वो शायद चिंतित थी कि अर्जुन देव को स्थिति के बारे में पता चलने के बाद वो तुरंत मुड़ जाएगी और चली जाएगी। इसलिए वो केवल खुद को संभाल सकती थी और अपने दम पर चढ़ सकती थी। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उसे पीछे छोड़ देना अच्छा नहीं होगा। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस ले लिया और फूट-फूट कर मुस्कुराया। फिर उसने सन क्यान को उठाया, जिसने अपना सिर नीचे कर लिया था, और उसे कमर से गले लगा लिया। जैसे ही सन क्यान आश्चर्य से चिल्लाई, अर्जुन देव ने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को अंजाम दिया और विंड वॉक शूज को सक्रिय कर दिया। उसकी गति तुरंत ध्वनि की गति तक पहुंच गई क्योंकि वो तेजी से चट्टान पर चढ़ गया। पलक झपकते ही अर्जुन देव 9 रंग के बहते बादल फल के स्थान पर पहुंच गए। उसने चकित सन क्यान को एक उभरी हुई चट्टान पर रखा और कहा, हम आ गए हैं, जल्दी करो, स्पिरिट बीस्ट्स जल्द ही आ रहे हैं। जब सन क्यान ने अपने सामने 9 रंग के बहते बादल फल को देखा तो उसने अपनी बुद्धि वापस पा ली। उसने जल्दी से जड़ी बूटियों की टोकरी से एक कुदाल निकाली और सावधानी से खुदाई करना शुरू कर दिया। श्यू! अचानक हवा में एक अनाकार उतार चढ़ाव दिखाई दिया। अर्जुन देव ने दूर से देखते हुए थोड़ी भौहें चढ़ा लीं। अपनी दृष्टि की सीमा पर उसने एक उग्र बादल गिद्ध देखा जो 20 मीटर लंबा था और उसके पंखों का फैलाव 100 मीटर था। उसकी पूंछ में 20 पंख थे। धिक्कार है, ये वास्तव में एक वयस्क उग्र बादल गिद्ध है। ये कम से कम 500 सालों से जीवित है। मैं निश्चित रूप से हवा में इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अर्जुन देव ने तुरंत स्थिति का विश्लेषण किया। बहुत कम स्पिरिट बीस्ट वयस्कता तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि एक बार जब वे ऐसा कर लेते हैं तो उनकी ताकत गुणात्मक परिवर्तन से गुजरेगी। मिस सन, आपको और कितना समय चाहिए? अर्जुन देव ने पूछा। सन क्यान का ध्यान उस छोटे पेड़ को खोदने पर था जहां बहता हुआ बादल फल उगता था। जब उसने अर्जुन देव का प्रश्न सुना तो उसने उत्तर दिया, 2 मिनट, मुझे केवल 2 मिनट चाहिए। अर्जुन देव के बोलने के बाद वो हवा में छलांग लगा और तेजी से वयस्क उग्र बादल गिद्ध की ओर उड़ गया। उसे दूसरी दिशा में लुभाया।
अर्जुन देव ने इसे मारने की कोशिश नहीं की, वो इसे केवल 2 मिनट के लिए विलंबित करना चाहते थे। उसके पीछे की आवाज सुनकर और ये महसूस करते हुए कि अर्जुन देव चले गए हैं, सन कियान का सिर तुरंत सूज गया। उसकी 2 आकर्षक भौएं एक साथ कसकर बुनी हुई थीं। कड़वे चेहरे के साथ उन्होंने कहा, वास्तव में मुझे कम से कम 3 मिनट चाहिए, मुझे जल्दी करनी चाहिए। उसके हाथ तेजी से चलने लगे। प्रकंद को खोदने के बाद उन्होंने तुरंत प्रकंद को सावधानी से साफ किया। प्रकंद पर लगभग कुछ 100 लंबे और पतले जाल थे। यदि सन कियान इनमें से एक भी जाल नहीं तोड़ सकती है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी। उसके पीछे से विस्फोटों की आवाजें आईं, जिससे वो और भी घबरा गई। उसने अपनी गति और भी बढ़ा दी। 2 मिनट बाद अर्जुन देव यात्रा से थके हुए वापस लौटे। उसके वस्त्र इस हद तक जल गए थे कि उनमें से एक भी हिस्सा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। उसके बाल अस्त व्यस्त हो गए थे। उसके होठों के कोने से खून निकल रहा था और एक उग्र लाल पंख उसके सीने में फंस गया था। अर्जुन देव ने पंख निकाला। जब सन कियान ने फिर से आवाज सुनी तो उसका माथा पसीने से तरबतर था। उसके हाथ बहुत तेजी से चले, इससे पहले कि वो आखिरी कुछ तंबू को जड़ी बूटियों की टोकरी में वापस रखने और उसे ठीक से ढक देने में कामयाब रही। अर्जुन देव ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। वो उसे ले गया और तेजी से जमीन से 2 किलोमीटर ऊपर जमीन पर उतर गया। बैंग! जैसे ही वे दोनों चले गए, वयस्क उग्र बादल गिद्ध के विशाल पंजे पर्वत की चोटी पर टकराए। पर्वत शिखर पर 10 मीटर व्यास वाले 2 बड़े छेद हो गए, जिससे हर जगह धूल उड़ने लगी। जब परिपक्व उग्र बादल गिद्ध ने देखा कि पूरे 9 रंग के बहते हुए बादल फल को खोदा गया है, तो वो पूरी तरह से क्रोधित हो गया। इसने एक तेज रोना छोड़ा और अर्जुन देव और सन कियान पर हमला किया। इसकी गति तुरंत ध्वनि की गति को पार कर गई। सन कियान ऊंचाई से गिर गया। वो अर्जुन देव के आलिंगन में था। उसका रंग पीला पड़ गया था। वो इतनी डरी हुई थी कि उसने आवाज करने की हिम्मत नहीं की। उसने अर्जुन देव की कमर को कसकर पकड़ लिया। ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट को प्रसारित करते हुए अर्जुन देव ने अपनी ताकत वापस ले ली और अपना वजन 5000 किलोग्राम तक बढ़ा लिया। उसकी वंश गति तुरंत कई दसियों गुना बढ़ गई। जब अर्जुन देव उतरने वाले थे तो उन्होंने जल्दी से अपनी ऊर्जा को फैलाया और जमीन की ओर एक शॉक वेव भेजी। उसका शरीर तुरंत आगे की ओर खिसक गया। पर्पल थंडर ट्रू फायर शूट! अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाया और एक भयंकर बैंगनी लौ जल्दी से उनकी दाहिनी आंख में जमा हो गई। इसने एक बैंगनी तीर बनाया और बिजली की गति से उग्र बादल गिद्ध पर प्रहार किया। बूम! विस्फोट ने एक विशाल शॉक वेव पैदा की, जिससे परिपक्व उग्र बादल गिद्ध का विशाल शरीर बहुत दूर तक उड़ गया। एक पल में ये अर्जुन देव से बहुत दूर हो गया। अर्जुन देव ने इस श्रृंखला को एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय में पूरा किया। कोई विराम नहीं था। उसने अपने सार का 30% से भी कम समाप्त कर लिया था। पहले लगी चोटों के अलावा इस यात्रा को बेहद खतरनाक कहा जा सकता है। अगर वो एक पल के लिए भी झिझकता तो वो गिद्ध के पंजे के नीचे मर जाता। पर्वत श्रृंखला के बाहर क्लियर वाटर मैनर के फ्लोइंग क्लाउड संप्रदाय के लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने अर्जुन देव को सन कियान को उड़ते हुए देखा तो उन सभी ने खुशी की मुस्कान प्रकट की। शिव! अर्जुन देव सन कियान को ले जाते हुए जमीन पर मजबूती से उतरे। उसने धीरे से शर्माते हुए सन कियान को धीरे धीरे किनारे पर जाने से पहले जमीन पर रख दिया। पहली मिस, क्या आप सफल हुई? क्या आपने 9 रंग का बहता हुआ बादल फल चुनने का प्रबंधन किया? क्लियर वाटर मैनर के लोगों ने तुरंत सन कियान को घेर लिया और एक ही बार में सभी से पूछा। एक सकारात्मक उत्तर प्राप्त करने के बाद उन सभी ने उत्साहित मुस्कान प्रकट की। इसके साथ हम बहते हुए बादल फल को सही स्थिति में अपने क्लियर वाटर मैनर के जड़ी बूटी उद्यान में वापस प्रत्यारोपित कर सकते हैं। मनोर लॉर्ड बहुत खुश होंगे। हम हर साल कम से कम 100 मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स अर्जित करने में सक्षम होंगे। अर्जुन देव ने अपने गंदे कपड़ों और अपने बिखरे हुए काले बालों को साफ किया। जब उसने ये सुना तो वो अंततः समझ गया कि वे बहते बादल फल की जड़ों को नष्ट क्यों नहीं कर सकते। ये पता चला कि उन्हें जड़ी बूटी को प्रत्यारोपण करने की आवश्यकता है। हालांकि बहता हुआ बादल फल पहले से ही रैंक 8 स्पिरिट हर्ब था। क्लियर वाटर मैनर को ये जानने के लिए कि इसे कैसे ट्रांसप्लांट किया जाए, उन्होंने वास्तव में अपनी ताकत छिपाई। सन कियान ने भीड़ को अलग कर दिया और उत्साह से अर्जुन देव के पास पहुंचे। उसका चेहरा मुस्कान से भर गया जब उसने कहा, यंग हीरो, ये बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपकी चोटें ठीक हैं? अर्जुन देव लापरवाही से मुस्कुराए, ये संकेत देते हुए कि वो ठीक है। वो वास्तव में ठीक था। यद्यपि परिपक्व उग्र मेघ गिद्ध बहुत क्रूर था, लेकिन अर्जुन देव के लिए बचना मुश्किल होगा यदि वो चकमा देता रहा। हालांकि वो अभी भी चोटिल होने से बच सकते हैं। ये अनुबंध है। मिस सन, कृपया इस पर हस्ताक्षर करें और अपनी फिंगरप्रिंट छोड़ दें। अर्जुन देव ने अनुबंध और स्याही निकालते हुए कहा और सन कियान को सौंप दिया।
सन कियान ने अनुबंध प्राप्त करने के बाद औषधीय गोलियों की 2 बोतलें निकाली और उन्हें अर्जुन देव को सौंप दी। उसने कहा, यंग हीरो, ये हमारे क्लियर वाटर मैनर की गुप्त उपचार की गोलियां हैं। जब मौखिक रूप से सेवन किया जाता है और बाहरी रूप से लगाया जाता है तो वे आपकी चोटों को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। अर्जुन देव ने ठेका और औषधीय गोलियां लीं, फिर उन्होंने मुट्ठी बांधकर सलामी दी और कहा, बहुत धन्यवाद मिस सन, मैं पहले अपनी छुट्टी लूंगा। बोलने के बाद अर्जुन देव नहीं रुके। जाते ही उनकी आकृति चमक उठी। सन कियान ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में अर्जुन देव ने छोड़ा था। उसकी निगाहें कभी उसका साथ नहीं छोड़ी। ये ऐसा था जैसे उसके दिल में कुछ खोखला हो गया हो। मिस, देखना बंद करो। इस तरह का व्यक्ति हमसे अलग स्तर पर होना तय है। क्लियर वाटर मैनर के पुराने हाउसकीपर ने सन कियान की अभिव्यक्ति को देखकर बेबाकी से कहा। सन कियान ने एक कड़वी मुस्कान प्रकट की और उसकी आंखों में निराशा चमक उठी। उसने उदासीनता से कहा, मुझे पता है, इसलिए मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। चलिए। बहते हुए बादल मनोर से निकलने के बाद अर्जुन देव निकटतम शहर गए और उन्होंने एक सराय ली। उन्होंने आराम से स्नान किया और अपने कपड़े बदले। फिर उन्होंने मिशन अनुबंध निकाले और उन्हें ध्यान से जांचा। अर्जुन देव ने एक-एक करके उनकी जांच करने के बाद उन्होंने कहा, पिछले 2 महीनों में मैंने शीहे प्रांत में 15 मिशन पहले ही पूरे कर लिए हैं। शेष 5 अन्य प्रांतों के लिए हैं। आइए पहले दोंगमिंग प्रांत से शुरुआत करें। अचानक अर्जुन देव ने अपनी निगाहें एक मिशन अनुबंध पर केंद्रित की। ये ब्लैक रैंक मिशन दूसरों से अलग था। काले शीर्षक के पीछे 5 काले सितारे थे। 5 सितारे मिशन की कठिनाई का प्रतिनिधित्व करते थे। ये ब्लैक रैंक मिशनों में सबसे अधिक था। हालांकि 5 स्टार मिशन का इनाम बहुत उदार था। ये कुल 3000 योगदान अंक थे। हालांकि जिस बात ने अर्जुन देव को अपनी निगाहें हटाने में असमर्थ बनाया, वो मिशन को सौंपे गए व्यक्ति का नाम था डोंगमिंग प्रांत के आर्या कबीले के आर्या किंग। मिशन का कोई विस्तृत विवरण नहीं था। इसने केवल मोटे तौर पर कहा कि ये एक एस्कॉर्ट मिशन है। आवश्यकता ये थी कि कल्टीवेटर मार्शल किंग से अधिक नहीं होना चाहिए। जब अर्जुन देव ने पहली बार इस मिशन को देखा तो उन्होंने संकोच नहीं किया और इसे चुना। चाहे वो उच्च पुरस्कार हो या मिशन को सौंपे गए व्यक्ति, अर्जुन देव को इसमें बहुत रुचि थी। आर्या कबीले की ताकत के साथ वे वास्तव में स्वर्गीय कृपाण मंडप को सौंपना चाहते थे। ये एस्कॉर्ट मिशन निश्चित रूप से सरल नहीं था। इसके अलावा इस मिशन की आवश्यकता बहुत दिलचस्प थी। कल्टीवेटर मार्शल किंग से ऊंचा नहीं होना चाहिए। अर्जुन देव ने जल्दी से मामले की जड़ का पता लगा लिया। एस्कॉर्ट मिशन के गंतव्य में निश्चित रूप से एक बाधा होगी। मार्शल किंग से ऊपर के लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दिलचस्प है, इस मिशन में निश्चित रूप से एक सुखद आश्चर्य होगा। अर्जुन देव ने अनुबंध को दूर कर लिया और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले रात के लिए आराम करूंगा, हम कल रवाना होंगे। डोंगमिंग प्रांत, शिशवी प्रांत की राजधानी, आर्या कबीले का आंगन। डोंगमिंग प्रांत के 2 महान कुलीन कुलों में से एक के रूप में आर्या कबीले ने कई हजार मीलों के क्षेत्र पर कब्जा किया था। अनगिनत मंडप, गलियारे और आंगन थे। इस समय मुख्य हॉल में एक लकड़ी की कुर्सी पर एक ठंडी और सुरुचिपूर्ण लड़की बैठी थी। उसकी टकटकी बहुत ठंडी थी। उसकी एक नज़र किसी को हड्डियों को ठंडा कर देने वाली ठंड का एहसास करा सकती है। ये आर्या कबीले की राजकुमारी आर्या किंग थी। कभी कभी नौकर भाग जाते थे। इन लोगों ने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। जब वे पहुंचे तो उन्होंने तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए। पहली मिस को रिपोर्ट करते हुए, नानलिंग प्रांत के जी कबीले के ऋतुराज लांबा आ गए हैं और सामने के आंगन में इंतजार कर रहे हैं। डोंगमिंग प्रांत के हुआ कबीले की हुआ युनफई आ गई है और सामने के आंगन में इंतजार कर रही है। मिस्टी स्वॉट संप्रदाय का पहला शिष्य चमन चौधरी आ गया है, वो भी सामने के आंगन में इंतजार कर रहा है। नाइट स्पिरिट पैलेस का दूसरा शिष्य म्यू यांगस्यू आ गया है और सामने के आंगन में इंतजार कर रहा है। ड्यूक के गुई मार्क्विस इंग जियाओ आ गए हैं और सामने के आंगन में इंतजार कर रहे हैं। 10 से अधिक लोगों को सूचना देने के बाद ही नौकर की आवाज बंद हुई। इनमें से किसी एक को ग्रेट किन नेशन में प्रसिद्ध कहा जा सकता है। वे सभी युवा पीढ़ी की उत्कृष्ट प्रतिभाएं थीं। अप्रत्याशित रूप से वे सभी आज आर्या कबीले में एकत्र हो गए थे। अगर बाहरी लोगों को ऐसी स्थिति के बारे में पता होता तो वे निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होते। उन्हें नहीं पता होता कि आर्या कबीले के लिए क्या हुआ था कि ग्रेट किन नेशन की युवा पीढ़ी की सभी प्रतिभाओं को इकट्ठा करने के लिए। आर्या किंग ने धीरे से खड़े होकर पूछा, म्यू चेंगस्यू के अलावा, जो एकांत में है, यहां और कौन नहीं है? अर्जुन देव के बगल में एक मध्यम वयस्क महिला ने उत्तर दिया, उनके अलावा केवल स्वर्गीय कृपाण मंडप का मुरोंग चोंग है। इसके अलावा मैंने सुना है कि स्वर्गीय कृपाण मंडप ने हमारे आमंत्रण को मिशन के रूप में माना और इसे बाहर भेज दिया। उन्होंने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया।
आर्या किंग की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उन्होंने उदासीनता से कहा, उनसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुरोंग चोंग पहले ही स्वर्गीय कृपाण मंडप छोड़ चुका है। मेरा विश्वास है कि वे किसी को भी सभ्य नहीं भेज पाएंगे। वे किसी को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आर्या किंग के बोलने के बाद वो उच्च खेती वाली कुछ महिलाओं को सामने के यार्ड में ले गईं। इससे पहले कि वे सामने के यार्ड में पहुंचे, एक तेज आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वे सामने के यार्ड में पहुंचते, उन्होंने महसूस किया कि एक मजबूत आभा आकाश में दौड़ रही है। उन्होंने एक दूसरे को रास्ता नहीं दिया। वे आकाश में लड़ रहे थे, जिससे आकाश का रंग बदल रहा था। इस बार जो लोग आए, वे सभी पुरुषों के बीच ड्रैगन्स और फीनिक्स थे। स्वाभाविक रूप से वे दूसरों से कमतर होने को तैयार नहीं थे। ये स्पष्ट था कि ये आभा जानबूझकर की गई थी। सामने के यार्ड में 4 दिशाओं में 100 से अधिक लोग बैठे थे। डोंगमिंग प्रांत के लिए एक दिशा, नानलिंग प्रांत के लिए एक दिशा, शीहे प्रांत के लिए एक दिशा और राजकुमार के निवास के लिए एक दिशा। इन लोगों में सबसे कमजोर एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट था। उनमें से कई लोगों ने अपने स्वयं के राज्यों को समझ लिया था और आसानी से एक अवर ग्रेड मार्शल किंग को मार सकते थे। विशाल सामने का यार्ड असाधारण रूप से शांत था। हालांकि इस चुप्पी के तहत एक अंतर्धारा थी। विभिन्न कुलीन कुलों के वंशज अपने प्रतिस्पर्धियों को आकार दे रहे थे। डोंग 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 कदमों की आहट सुनी जा सकती थी। ये आर्या किंग अंदर आ रहा था। उसके बगल वाली महिला ने एक मुस्कान प्रकट की और धीरे से कहा, आर्या कबीले को चेहरा देने और व्यवस्था के अनुसार आने के लिए सभी को धन्यवाद। सामने के आंगन में एक बैंगनी वस्त्र पहने युवक दक्षिण में बैठा था। वो अजीब तरह से हंसे और निंदक तरीके से कहा, हा, मैं आर्या कबीले को चेहरा नहीं दे रहा हूं। मैं यहां अपनी खुद की आकस्मिक मुठभेड़ के लिए हूं। बकवास काट दो। आर्या किंग, वास्तव में फायर ली संप्रदाय शाखा हॉल का अवशेष क्या है जिसका आपने उल्लेख किया है? हमें और स्पष्ट रूप से बताएं। मेरा मानना है कि यहां हर कोई एक आकस्मिक मुठभेड़ के लिए यहां है। बोलने वाले व्यक्ति को टियानवू महाद्वीप का अंतिम संप्रदाय कहा जाता था, जिसके पास गुप्त खजाने बनाने का एक पूरा तरीका था। टियानवू राजवंश के विनाश के बाद बोलने वाले व्यक्ति को सनवई कहा जाता था। वो सन कबीले के वंशज थे, जो नानलिंग प्रांत के 2 महान कुलों में से एक थे। वो बहुत मजबूत था। हालांकि उनकी प्रसिद्धि को म्यू चेंगशू और ऋतुराज लांबा ने दबा दिया था, इसलिए बहुत से लोग उनके बारे में नहीं जानते थे। सनवई ने जो कहा, उसके आधार पर कोई आश्चर्य नहीं कि आर्या किंग महान किन राष्ट्र की सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को इकट्ठा करने में सक्षम था। ये पता चला कि एक आकस्मिक मुठभेड़ का प्रलोभन था। सभी प्रतिभाओं की शुरुआती रेखा एक ही थी। उनके पास कितनी आकस्मिक मुठभेड़ें हुईं, ये निर्धारित करेगी कि वे भविष्य में कितनी दूर तक जा सकते हैं और वे कितने उत्कृष्ट थे। यहाँ के कई लोगों ने अपनी आकस्मिक मुठभेड़ों का अनुभव किया था। वे लाभों से बहुत परिचित थे। उनके लिए ना आना असंभव था। फायरली संप्रदाय इतिहास की लंबी नदी में खो गया था, रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। गुप्त खजाने को बनाने की विधि खोजने का उल्लेख नहीं करने के लिए बस कुछ उच्च रैंक वाले गुप्त खजाने खोजने से हर किसी की ताकत में काफ़ी वृद्धि होगी। या शायद वे फायरली संप्रदाय की कुछ विशेष मार्शल टेक्निकें पा सकते हैं। वे अपनी ताकत भी काफ़ी बढ़ा सकते हैं। ये जानना था कि 10,000 साल पहले फायरली संप्रदाय एक ऐसा अस्तित्व था जो एक पवित्र भूमि को टक्कर दे सकता था। संप्रदाय में मार्शल टेक्निकें निश्चित रूप से सरल नहीं होंगी। आर्या किंग ने सनवई को ठंड से देखा, जिससे सनवई को गहरी ठंड लगी। उन्होंने उदासीनता से कहा, जब हर कोई यहाँ होगा तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको बताऊंगा। सनवई इस लुक से थोड़ा घबरा गया था। उसने जल्दी से अपना सार प्रसारित किया और अपने हृदय की गहराइयों से ठंडक को बाहर निकाल दिया। ऋतुराज लांबा, जो सनवई से ज्यादा पीछे नहीं थे, ने उदासीनता से कहा, अभी तक और कौन यहाँ नहीं है? स्वर्गीय सेबर मंडप के मुरोंग चोंग? प्रथम मिस को रिपोर्ट करते हुए, स्वर्गीय सेबर मंडप के लोग यहाँ हैं, एक नौकर ने जल्दी से कहा, जैसे ही वो अंदर भागा। आर्या किंग ने धीरे से कहा, उसे अंदर आमंत्रित करें। आर्य कबीले के निवास पर पहुंचने के बाद अर्जुन देव ने मिशन का अनुबंध सौंप दिया और जल्द ही अंदर ले जाया गया। दूर से अर्जुन देव को सामने के यार्ड के ऊपर हवा में सभी प्रकार की आभा तीव्रता से टकराते हुए महसूस हो सकता था। अधिसूचना की प्रतीक्षा करते हुए अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया। सामने के यार्ड में सभी की उपस्थिति तुरंत उसकी दृष्टि में दिखाई दी। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना वापस ले ली और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, गुइयी मार्क्विस, ऋतुराज लांबा, हुआ युनफेई, आर्य किंग, चमन चौधरी और म्यू यांगस्यू, यहाँ कई परिचित चेहरे हैं। इन लोगों के अलावा अर्जुन देव मेघना को देखकर हैरान रह गए। जहां तक उन लोगों की बात है जिन्हें वो नहीं पहचानता था, वो उनकी पहचान का अनुमान लगा सकता था। यदि वे 3 महान संप्रदायों से नहीं थे तो वे विरासत में मिले कुलीन कुलों के शिष्य थे। वे सभी कम से कम सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत थे।
हर कुलीन कुल का शिष्य अपने साथ 2 या 3 अधीनस्थों को लाता था। ये मिशन शायद मेरी अपेक्षा से अलग है। ये निश्चित रूप से एक साधारण एस्कॉर्ट मिशन नहीं है। अर्जुन देव ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और मन ही मन सोचा, मैं इसे एक बार में एक कदम उठाऊंगा। समय आने पर मैं स्थिति के अनुसार कार्य करूंगा। मैं इस अवसर का उपयोग उनकी ताकत को समझने के लिए कर सकता हूं। लंबे समय तक इंतजार नहीं करने पर जिस व्यक्ति ने अर्जुन देव का नेतृत्व किया, उसने तुरंत आर्यकिन के शब्दों को उसे सुनाया। यंग मास्टर, ये यंग मिस आपको अंदर आमंत्रित करती हैं। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और अपनी भावनाओं को सुलझाया। फिर वो धीरे धीरे अंदर चला गया। शू! जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, अर्जुन देव ने महसूस किया कि अनगिनत निगाहें उनकी ओर हैं। इनमें से कुछ निगाहें तिरस्कार से भरी हुई थीं, कुछ संदेह से भरी हुई थीं और कुछ निर्विवाद उपहास से भरी हुई थीं। अर्जुन देव ने सभी के भावों को लेते हुए एक शांत अभिव्यक्ति बनाए रखी। जब उसे पता चला कि ऋतुराज लांबा और अन्य लोगों के मन में कोई अजीब भाव नहीं है, तो उसने थोड़ा आराम किया। दूसरी ओर चमन चौधरी के रिएक्शन ने अर्जुन देव को हैरान कर दिया। उसने उसे अनदेखा करने से पहले केवल चमन चौधरी पर थोड़ी देर नजर डाली। फिर चमन चौधरी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम किया। जब अर्जुन देव ने मेघना की निगाहों को महसूस किया, तो उसने उसकी ओर सिर हिलाया। उन्होंने पाया कि उनकी कल्टीवेशन वास्तव में कम समय में सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत तक पहुंच गई थी। ऐसा लगता है कि वो पहले से ही हेवन रैंक कल्टीवेशन टेक्निक, रोमिंग ड्रैगन इनकैंटेशन को पूरी तरह से समझ चुकी है। अचानक सनवू भीड़ के भीतर जोर से हंसे। उन्होंने अर्जुन देव की ओर इशारा करते हुए कहा, कितना मजेदार! आर्य किंग, आपने हमें इस कचरे के लिए इतने लंबे समय तक इंतजार कराया। वो सिर्फ एक मीडियल ग्रेड मार्शल संत है। क्या वो एक आकस्मिक मुठभेड़ के लिए हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उपयुक्त है? आर्य किंग को भी हल्का आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय सेबर मंडप इतना लापरवाह होगा। भले ही मुरोंग चोंग ना आए, लेकिन एक चोटी सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत भेजना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मुरोंग चोंग के अलावा स्वर्गीय सेबर मंडप में और कौन देखने लायक है? जहां से आप आए थे वहीं वापस जाएं। शाही दरबार में एक राजकीय कबीले के शिष्य ने लापरवाही से कहा। डोंगमिंग प्रांत की हुआ युएनफेई भी ठंडे स्वर में मुस्कुराई और कहा, एक मीडियल ग्रेड मार्शल शिष्य सिर्फ खुद को मौत के घाट उतार रहा है। आर्य किंग, मुझे मत बताओ कि तुम ऐसे व्यक्ति को भी आमंत्रित करने जा रहे हो। अर्जुन देव द्वारा मुरोंग चोंग को हराने की बात शीहे प्रांत में बहुत कम संख्या में लोगों को ही पता थी। ये बड़े पैमाने पर नहीं फैला था। शी कबीले के शी फैंग, म्यू यांगस्यू, मेघना और अन्य लोगों के अलावा जो अर्जुन देव की असली ताकत को जानते थे, कोई और नहीं जानता था। हालांकि जब उन्होंने अर्जुन देव को उनका मजाक उड़ाते हुए देखा, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे केवल चुपचाप देखते थे, जैसे कि स्थिति विकसित होती थी। सून वेई ने एक ठंडी अभिव्यक्ति प्रकट की और उदास होकर कहा, क्या आप अभी भी हाथापाई नहीं करने जा रहे हैं? मुझे एक कदम उठाने के लिए दोष मत दो। सू! आंगन में तेज हवा चली, जिससे गिरे हुए पत्ते उठ गए और वे हवा में नाचने लगे। सून वेई ने अर्जुन देव पर मुक्का मारते हुए अनगिनत गिरे हुए पत्तों से गुजरते हुए हवा में छलांग लगाई। अर्जुन देव की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से शांत थी। उसे अपने दिल में कोई खुशी या दुख महसूस नहीं हुआ। जब उसने सून वेई को उड़ते देखा, तो उसने लापरवाही से अपना हाथ लहराया। हवा में बिजली की विशेषता वाली आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत इकट्ठा हो गई और तीव्र बैंगनी लपटों का एक झुरमुट बन गया। ये सून वेई के सामने प्रकट हुआ और उस पर उड़ गया। आप इतनी कम मात्रा में बिजली की वजह से आग के साथ मेरे खिलाफ एक कदम उठाने की हिम्मत करते हैं? आप खुद को ज्यादा आंकते हैं। मेरे लिए तोड़ो। अर्जुन देव ने भयंकर रूप से दहाड़ने लगा। मुट्ठी की हवा एक खंबे की तरह थी, जैसे ये अर्जुन देव द्वारा बनाई गई पर्पल थंडर ट्रू फायर से टकराई थी। बैंग! बैंगनी रंग की लपटें फट गईं, जिससे हवा में शॉक वेव पैदा हुए। विशाल बल ने सून वेई को झकझोर दिया, जो हवा में था। सून वेई के मुक्के ने बैंगनी लपटों को नहीं बिखेर गया। अप्रत्याशित रूप से बैंगनी लपटों के फटने के बाद भी वे अभी भी इतनी बड़ी शक्ति पैदा कर सकते थे। बूम, 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 बूम। अर्जुन देव के भाव नहीं बदले। उसने लापरवाही से सून वेई पर बैंगनी लपटों के और 4 गुच्छे भेजे। सून वेई की अभिव्यक्ति थोड़ी गुस्से में आ गई। उसका शरीर जो आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था, मदद नहीं कर सका, लेकिन पीछे हट गया और बैंगनी लपटों को बिखेर दिया। अर्जुन देव की आकस्मिक हरकतों के बाद सून वेई का शरीर लगातार हवा में उड़ता रहा, क्योंकि वो चिल्ला रहा था। हालांकि वो अर्जुन देव के करीब नहीं पहुंच सके।
इसके बजाय बैंगनी बिजली की वजह से लगी आग ने उसे और पीछे धकेल दिया। पर्पल थंडर ट्रू फायर, अर्जुन देव चिल्लाया और हवा में सभी बचे हुए बैंगनी बिजली ने तुरंत बैंगनी लपटों का एक बड़ा झुरमुट बना दिया। ये बिजली गिरने वाली आग अविश्वसनीय रूप से क्रूर थी। जैसे ही ये दिखाई दिया, आंगन में तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ गया। आंगन के फूल और पौधे झुलस गए और राख में बदल गए। बैंग! सून वही जो हवा में था, गार्ड से पकड़ा गया। उसके पास केवल सार का अवरोध बनाने का समय था। भयंकर लपटों ने तुरंत उस पर हमला किया, जिससे तेज आवाज आई। उसका शरीर रेत की थैली की तरह जमीन पर गिर गया और बहुत दूर लुढ़क गया। जब अन्य लोगों ने सून वही को जमीन पर गिरते देखा तो उनके हाव भाव बदल गए। वे अब अर्जुन देव को उस तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखते थे जो उनके पास पहले थी। लगभग सभी ने ठंडी हवा की सांस ली। सून वही की ताकत को उपस्थित 100 लोगों में शीर्ष 30 में स्थान दिया जा सकता है। हालांकि अर्जुन देव बिल्कुल भी नहीं चले। अपने हाथ की कुछ आकस्मिक हरकतों के साथ उसने सून वही को उड़ने के लिए भेज दिया था। इस स्तर की शक्ति किसी के दिल को धड़कने के लिए पर्याप्त थे। उनमें से कई ने अभी-अभी दृश्य की अदला बदली की और इसी निष्कर्ष पर पहुंचे। यदि वे अर्जुन देव होते तो वे सून वही को पीछे हटाने में सक्षम होते, लेकिन वे इसे अर्जुन देव की तरह आसानी से नहीं कर सकते। निकालो! अर्जुन देव ने चिल्लाकर अपने दाहिने हाथ पर 2 उंगलियां पकड़ लीं। हवा में बिखरी हुई पर्पल की तुरंत उसकी उंगलियों पर इकट्ठा हो गई। पलक झपकते ही वो एक विशाल ज्वाला भंवर में बदल गया। बैंगनी लपटें संघनित होती रहीं और अंत में लपट की एक छोटी सी लपट बन गई जो उसकी 2 उंगलियों के ऊपर लहराती और नाचती रही। सन वे के जमीन पर लुढ़कने के बाद उसने जमीन से धक्का दिया और जल्दी से खड़ा हो गया। उसकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से उदास थी और उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा दिखाई दिया। सन वेई के दाहिने हाथ ने जल्दी से उसकी कमर पर तलवार पकड़ ली। मुक्का मारना और लात मारना उसकी कमजोरियां थीं। इससे पहले उन्होंने देखा कि अर्जुन देव ने कोई हथियार नहीं निकाला है, इसलिए उन्होंने एक हथियार बनाने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो सबके सामने खुद को शर्मिंदा करेंगे। सन वेई ने नहीं सोचा था कि उनकी ताकत अर्जुन देव से कमजोर थी, जो एक मीडियल ग्रेड मार्शल संत थे। इसके अलावा वो विरासत में मिली मार्शल स्पिरिट वाला एक कृषक था। अगर वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते तो अर्जुन देव का मुकाबला उनके लिए नहीं होता। आज कोई भी आपको नहीं बचा सकता है, मरो! डूबता हुआ सूरज की छुट्टी। सनवेली ने क्रूरता से दहाड़ते हुए तलवार अपनी कमर पर खींच ली। कहीं से एक डूबता हुआ सूरज दिखाई दिया और एक चमकदार तलवार की रोशनी में बदल गया जो अर्जुन देव पर गोली चला रहा था। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और धीरे से बोले, छोड़ो। अर्जुन देव की उंगलियों पर लहराती लौ अचानक एक गर्जन वाले अग्नि अजगर में बदल गई। ये बिजली के अनगिनत चापों को लेकर हवा में उड़ते ही हीट वेव को बढ़ा दिया। आर्या किंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वो जानता था कि अगर वे इसी तरह लड़ते रहे तो उनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। ये इस ऑपरेशन के लिए फायदेमंद नहीं होगा। उसके लिली सफेद हाथ हवा में फैले हुए थे और एक बर्फ की दीवार जमीन से उठी जिससे फायर ड्रैगन और तलवार क्यूई अवरुद्ध हो गई। हवा में तापमान गिर गया। धधकती धूप ऊपर लटक रही थी, लेकिन इसने सभी को ऐसा महसूस कराया जैसे वे बर्फ की गुफा में गिर गए हों। सामने के यार्ड में ठंड ने सब कुछ ढक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ हिलना बंद हो गया हो। सूरज जैसी तलवार क्यूई और बैंगनी आग ड्रैगन पर बर्फ की दीवार पर एक अजीब ठंडी धारा द्वारा हमला किया गया। वे नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से जल्दी से जम गए। बैंग! जब तलवार क्यूई और फायर ड्रैगन बर्फ की दीवार से टकराए तो वे तुरंत अनगिनत छोटे बर्फ के टुकड़ों में बिखर गए। अप्रत्याशित रूप से दोनों की मार्शल टेक्निक को आर्या किंग ने एक ही समय में तोड़ दिया। इस कदम ने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। अर्जुन देव हल्के से आश्चर्यचकित थे। 1 साल तक आर्या किंग को नहीं देखने के बाद आर्या किंग की ताकत वास्तव में इतनी भयानक हो गई थी। आर्या किंग ने अपना हाथ हटा लिया और बर्फ की दीवार बिखेर दी। सामने के यार्ड में तापमान सामान्य हो गया। बर्फ की गुफा में गिरने का एहसास तुरंत गायब हो गया। सनवेई, यदि आप अभी भी इस मिशन में भाग लेना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपना मुंह बंद कर लें और अपनी तलवार म्यान कर लें, आर्या किंग ने भावहीन होकर कहा। सनवेई ने ठंड से सूंघा और अपनी तलवार म्यान कर ली। आर्या किंग ने जो ताकत दिखाई थी उसने उसे पहले की तरह ढीठ होने की हिम्मत नहीं की। सनवेई ने अर्जुन देव की ओर ठंडे स्वर में देखा और कहा, स्वर्गीय कृपाण मंडप का कचरा, इस मिशन के समाप्त होने के बाद बेहतर होगा कि आप मुझसे ना मिलें। बैंग!
जैसे ही सनवेई ने बोलना समाप्त किया, अचानक आकाश में बादलों की एक गगनभेदी ताली बजी। अर्जुन देव की शांत आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। की मार तुरंत बाहर निकली और उसने अपना दाहिना हाथ अपनी कृपाण मूठ पर रख दिया। विंड वॉक शूज सक्रिय, ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट की उच्च रैंक की तकनीक, रोमिंग ड्रैगन के 9 परिवर्तन, किंग युन पीक की सीक्रेट तकनीक, क्लियर एयर चॉप। अचानक सामने के यार्ड में 9 ठंडी हवाएं चलीं। जैसे ही ठंडी हवा किसी के चेहरे को सहलाती थी, इसने किसी के दिल को आराम दिया। अचानक अर्जुन देव की आकृति 9 भागों में बट गई। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण खींची और 9 चमकदार कृपाण रोशनियां जगमगाईं, लेकिन किसी को भी हत्या का इरादा महसूस नहीं हो रहा था। विंड वॉक शूज की मदद से अर्जुन देव की गति तुरंत ध्वनि की गति तक पहुंच गई। कृपाण की रोशनी बिजली की तरह तेजी से नाचती थी। 9 आकृतियां हवा की तरह हिल गईं। ये चकाचौंध था। ये बताना मुश्किल था कि कौन सा असली था और कौन सा नकली। बैंग। जब ठंडी हवाएं बंद हुईं, तो 9 आकृतियां एक साथ विलीन हो गईं। सुन वई के शरीर पर 9 और घाव थे। उसने अभी अभी अपनी तलवार निकाली थी। उसे ड्रॉ करने का मौका भी नहीं मिला। लूनर शैडो कृपाण की चमकीली नोक सुन वई के गले से टकराई। उसे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। उसके घाव से फव्वारे की तरह खून बह निकला। सुन वई का रंग तुरंत पीला पड़ गया। उसकी गर्दन के खिलाफ दबाए गए कृपाण की नोक ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे मौत पहली बार उसके इतने करीब थी। यहां तक कि वो अपने घाव के दर्द से सुन्न महसूस करता था। वो अब इसे महसूस नहीं कर सकता था। अर्जुन देव ने अपनी कलाई को झटका दिया और सुन वई की गर्दन को खरोच दिया, जिससे खून का एक हल्का निशान रह गया। उसने उदासीनता से कहा, अब जब मैंने तुम्हें छू लिया है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या चाहते हो? सुन वई का रंग पीला पड़ गया। वो गुस्से में था। हालांकि जब उन्होंने अर्जुन देव की ठंडी निगाहों को देखा तो उनकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा कि अगर उसने विरोध किया तो ये व्यक्ति उसे मारने से नहीं हिचकेगा। म्यू चैंग स्यू आसपास नहीं था। ऋतुराज लांबा नानलिंग प्रांत के उत्कृष्ट प्रतिभाओं के नेता थे। इस समय जब ऋतुराज लांबा ने अर्जुन देव को नानलिंग प्रांत के नेता के रूप में सुन वई की गर्दन पर अपनी कृपाण दबाए देखा तो ये अक्षम्य होगा यदि वो कोई कदम नहीं उठाता है। ऋतुराज लांबा धीरे धीरे उठे और ऊपर चले गए। उसकी आंखों में तारे लगातार टिमटिमा रहे थे। तारों की एक असीम नदी सभी दिशाओं में बह रही थी। इससे उसकी आंखें असीम रूप से गहरी दिखने लगीं। अगर कोई सावधान नहीं था तो वो रसातल में गहराई तक डूब जाएगा। ऋतुराज लांबा तब तक चलता रहा जब तक वो अर्जुन देव से लगभग 10 मीटर की दूरी पर नहीं पहुंच गया। उसने उदासीनता से कहा, दोस्त, ये थोड़ा ज्यादा है। अर्जुन देव ने मुड़कर सीधे ऋतुराज लांबा की आंखों में देखा। उन्होंने उदासीनता से कहा, ये बहुत ज्यादा कैसे है? उसे केवल मुझे धमकाने और अपमानित करने की अनुमति है। मुझे जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है। जैसे ही सुन वई ने सामने की यार्ड में प्रवेश किया, उसने तुरंत अर्जुन देव का मजाक उड़ाने का बीड़ा उठाया। यद्यपि अर्जुन देव उनसे परेशान नहीं हो सकते थे, लेकिन वे संत नहीं थे। दूसरे जब उसे डांटते तो वो उदासीन रह सकता था। दूसरी बार जब सुन वई ने एक चाल चली तो उसने सीधे अर्जुन देव को धमकी दी। इसने अर्जुन देव की निचली सीमा को पार कर लिया। हालांकि अर्जुन देव ने पहले ही सुन वई को मौत की सजा सुना दी थी, लेकिन अभी उनका इरादा सुन वई को मारना नहीं था। ये मिशन निश्चित रूप से सरल नहीं था। यदि उसने एक निश्चित स्तर की ताकत का प्रदर्शन नहीं किया तो वो भाग लेने की योग्य भी नहीं हो सकता था। अर्जुन देव का इस तरह का जोरदार कदम उठाने का मुख्य उद्देश्य भीड़ को डराना था। साथ ही वो अपनी ताकत दिखाना चाहता था ताकि सुन वई बहुत अधिक अभिमानी होने की हिम्मत ना करे। दुनिया ऐसी ही थी। अगर अर्जुन देव ने शुरू से ही अपनी ताकत का प्रदर्शन किया होता तो इतने संदेह नहीं होते। ऋतुराज लांबा ने सुन वई की छाती पर घाव को देखा और कहा, पहले उसे जाने दो। मैं ऋतुराज लांबा गारंटी देता हूं कि सुन वई इस मिशन के दौरान आपके लिए परेशानी की तलाश नहीं करेगा। इस आकस्मिक मुठभेड़ में आपका भी हिस्सा होगा। मिशन समाप्त होने के बाद उसने मिशन के दौरान परेशानी की तलाश की या नहीं, ऋतुराज लांबा को परवाह नहीं थी। अर्जुन देव मन ही मन मंद मुस्कुराया। ये ऋतुराज लांबा वास्तव में शब्दों का खेल खेलना जानता था। हालांकि अर्जुन देव ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। उसे बस रुकना था। यहां तक कि अगर सुन वई बाद में स्कोर सेटल करना चाहता था तो वो डरता नहीं था। वो बस उसे मार डालेगा। कक्का। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान की और उदासीनता से कहा, मुझे आशा है कि आपकी गारंटी प्रभावी है। सुन वई को तुरंत राहत की लहर महसूस हुई। उसने खून को बाहर निकलने से रोकने के लिए जल्दी से अपनी छाती पर अक्यूपंक्चर बिंदु दबाए। उसके साथ आए सूर्य परिवार के 2 शिष्यों ने तुरंत उनका समर्थन किया और वो कमरे से बाहर चले गए। हुची। जैसे ही अर्जुन देव मुड़ा, ऋतुराज लांबा ने अचानक एक चाल चली। उसकी आंखों में तारे तेजी से टिमटिमाने लगे। जब ऋतुराज लांबा ने पृथ्वी झोंका तो तारों की रोशनी आकाश में भर गई।
ऋतुराज लांबा से 100 मीटर के दायरे का क्षेत्र एक देदीप्यमान आकाशगंगा में बदल गया। मैं गारंटी देता हूं कि वो आपके लिए परेशानी नहीं मांगेगा, लेकिन मैंने गारंटी नहीं दी कि मैं आपके लिए परेशानी नहीं मांगूंगा। ये मत सोचो कि नानलिंग प्रांत में कोई नहीं है कि आप जो चाहें कर सकते हैं, ऋतुराज लांबा ने एक भयावह अभिव्यक्ति के साथ कहा। अर्जुन देव मुड़ा और एक बाघ और अजगर उसके चारों ओर घूम रहे थे। ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पिंग आर्ट तेजी से प्रसारित हुआ। अर्जुन देव ने एक बाघ और एक उड़ते हुए अजगर की ताकत को पकड़ते हुए मुक्का मारा, क्योंकि उन्होंने हमले का स्वागत किया। बैंग! जब मुट्ठी और हथेली मिली तो तेज आवाज हुई। एक तीव्र शॉक वेव फैल गई, जिससे एक तेज हवा चली जो आंगन में चली। सभी के कपड़े और बाल हवा में लहरा रहे थे। ऋतुराज लांबा के पीछे के सितारे टिमटिमा रहे थे। तारों की रोशनी ने आकाश को भर दिया और उसकी हथेली की हड़ताल में डाल दिया। पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा एक साथ इकट्ठी हो गई। हालांकि ये पहली बार था जब अर्जुन देव ने ग्रेट ड्रैगन टाइगर फिस्ट, टाइगर एंड ड्रैगन सोरिंग की अंतिम चाल का इस्तेमाल किया, जब उन्होंने ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्पटिंग आर्ट को 5वीं परत की दहलीज तक विकसित किया। अर्जुन देव की ताकत 15,000 किलोग्राम तक पहुंच गई। आभा या ताकत के बावजूद वो अपने प्रतिद्वंद्वी से कमजोर नहीं था। वे दोनों समान रूप से मेल खाते थे। जैसे ही उनकी मुट्ठियां और हथेलियां टकराईं, वे दोनों 5 कदम पीछे हट गए। दोनों को लगा कि उनकी दाहिना हाथ सुन्न हो गया है। उनके शरीर में की और रक्त हिंसक रूप से मंथन कर रहे थे और उनके आंतरिक अंग कांपने लगे। बस, जो कोई भी हमला करने की पहल करता है वो तुरंत जा सकता है। मैं आर्या किंग इसे केवल एक बार कहूंगा। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो बेझिझक इसे आजमाएं। आर्या किंग के ठंडे चेहरे पर एक अतुलनीय रूप से उदास अभिव्यक्ति थी। उसके बर्फीले स्वर ने किसी के लिए भी उसके दृढ़ संकल्प पर संदेह करना असंभव बना दिया। ऋतुराज लांबा ने शांत अर्जुन देव को देखा और जानता था कि वो उसे थोड़े समय में नीचे नहीं ले जा सकता। वो केवल हार मान सकता था। आकाश में तारे तुरंत गायब हो गए और सब कुछ सामान्य हो गया। हालांकि मैंने उनकी असली ताकत का परीक्षण नहीं किया है। ऐसा लगता है कि इस आकस्मिक मुठभेड़ में एक और प्रतियोगी है। ऋतुराज लांबा ने कुछ अफसोस के साथ मन ही मन सोचा। जंगली जंगल में प्राचीन अवशेष में ऋतुराज लांबा ने एक आकस्मिक मुठभेड़ का लाभ प्राप्त किया था। इसलिए आकस्मिक मुठभेड़ों के लिए उनकी इच्छा और प्रतिस्पर्धा दूसरों की तुलना में बहुत मजबूत थी। ऋतुराज लांबा को पीछे हटते देख अर्जुन देव का आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं था। वो जानता था कि ऋतुराज लांबा केवल उनकी ताकत का परीक्षण करना चाहता था। ये जीवन और मृत्यु की स्थिति से बहुत दूर नहीं था। आर्या किंग ने मुड़कर अर्जुन देव से कहा, मैंने आपका नाम नहीं पूछा है। इसके अलावा कृपया मुझे मिशन अनुबंध और अपना स्वर्गीय कृपाण मंडप पहचान टोकन दिखाएं। अर्जुन देव ने मिशन अनुबंध और पहचान टोकन सौंपा। क्विनियंग पीक योगेश। क्विनियंग पीक। जब आर्या किंग ने ये 3 शब्द सुने तो उसके दिल की धड़कन रुक गई। उसे स्वर्गीय कृपाण मंडप की स्थिति की कुछ समझ थी। मुरोंग चोंग ने स्वर्गीय कृपाण मंडप छोड़ने का कारण ये था कि वो एक क्विनियंग पीक शिष्य से हार गया था। इसके दिखने से इस व्यक्ति के होने की बहुत संभावना है। पहचान टोकन और मिशन अनुबंध की जांच करने के बाद आर्या किंग ने धीरे से कहा, कृपया बैठ जाएं, मैं आपको इस मिशन के लिए गिनूंगा। अर्जुन देव के बैठने के बाद आर्या किंग ने धीरे से कहा, मुझे फायरली संप्रदाय के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इस पर सभी को स्पष्ट होना चाहिए। तियानवु राजवंश के दौरान महाद्वीप के सभी गुप्त खजाने इसी संप्रदाय से आए थे और वे एकमात्र संप्रदाय थे जिन्होंने प्राचीन युग के बाद गुप्त खजाने को परिष्कृत करने की क्षमता को समझ लिया था। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।